अस्सलाम वालेकुम बिग बाज़ एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, हम लोग का जो नावल है बख्त अस कलम मेहरुन्निसा शामी, चलिए जी पढ़ते हैं आज की हमारी इस नावल की 8वीं किस्त की जानिब। ईशा को कज़ा हुए कई सातें हो गई थी। सब लोग अपने अपने कमरों में थे। जनाजे के साथ लोग ज़रा देर कबल ही लौटे थे। कुछ दिनों में सबकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती, सवाए इनके जिनके अजीज़ इनसे जुदा हुए थे। हाले बिलौन पे घास पे बैठी थी, ऐसे ऐसे कि टांगे पेट से लगा रखी थी और चेहरा घुटनों पे गिरा रखा था। वो अब तक अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। उमर घर नहीं आया था, वहीं से अस्पताल चला गया था। इसकी कुछ चीज़ें वहाँ बाकी थीं। हसीना गम से निढाल थी, लेकिन उन्होंने भी फिर भी कई बार हाले को अपने पास बुलाया था। यूसुफ सुल्तान ने होश में आते ही उसका नाम लिया था, लेकिन जैसे उसको किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मेहमान ने अपने कमरे की खिड़की से इसको यहाँ बैठे देखा। अब वो इसके पास आकर बैठ गई। हाले ने गर्दन मोड़ कर इसको देखा था। इसकी आंखें हल्की सी नम थी। हाले खामोशी से इसकी गोद में लेट गई थी। दिल को जैसा करार आया था। महर भी चुपचाप इसके बालों में उंगलियां फेरती रही। हसन इनको देखकर इनके करीब आ गया था। इसकी आंखें सूजी हुई थी और दूसरी तरफ आकर महर की गोद में लेट गया था। अब महर बीच में बैठी थी और वो दोनों इसकी गोद में सर रखे लेटे हुए थे। आप ही ये सब क्या हो गया? बाबा मुझे छोड़कर कैसे चले गए? हसन गुलगेर आवाज़ में बोला था। यही किस्मत थी बेटा, सब्र करो। महर इसकी तरफ देखे बगैर बोली थी। आप लोग भी बहुत अजीब है। मैं रो रहा हूँ तो कहते हैं सब्र करो, और हाले खामोश है तो कहते हैं रो लो। कोई हमें हमारे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देता? 3 रोज़ का शौक तो दिन में भी जायज़ है। हमें तो 3 घंटे भी नहीं हुए। मैं अपने बाप को अपने हाथों से कब्र में सुला कर आया हूँ, और सिर्फ उनको नहीं, मैंने खुद को भी वहीं सुला दिया। जब आपका बाप मरता है ना, तो आपको अपना बाप खुद बनना पड़ता है। मेरा गम बहुत बड़ा है बच्चों। मैं अपने बाप को सही सलामत छोड़ कर आया था। मैं सारी रात इनके पास था, इनको कुछ नहीं हुआ। मैं ज़रा देर घर आया तो मुझे ये पता चला कि मेरा बाप नहीं रहा। मुझे बताएं मैं क्या करूँ, कैसे यकीन करूँ, मैं किसको इल्ज़ाम दूँ? मैं कहाँ जाऊँ बच्चों, मैं कहाँ जाऊँ? वो आसमान को देखता गिली आवाज़ में कह रहा था। हसन, क्या हम जाने वालों को रोक सकते हैं? हम बेबस होते हैं अल्लाह की मर्ज़ी के आगे। हम मिराज बाबा की कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन देखो तुम्हारे पास हम सब तो है ना। वो उसको बहला रही थी जैसे हम बच्चों को बहलाया जाता है। मेरे लिए कोई नहीं होगा बच्चों। ये ख़ानदान वाले 1-2 सिपारे पढ़ के चले जाएंगे। अब आपकी अपनी दुनिया है, आपका शौहर है। अब यूसुफ सुल्तान के पास अपना गम, अपने पछतावे है। हाले सुल्तान के अपने गिल्ट है। सफ़ीर सुल्तान सारी दुनिया से नाराज़ है। शम्स चचा के अपने मसले हैं। अम्मा के वज़ाइफ मज़ीद लंबे हो जाएंगे। आपको पता है सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है? सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा? हसन सुल्तान। मुझसे तो सब कुछ ले लिया गया है। आपका बाप एक ही इंसान होता है, और जब वो मर जाए तो आपको अपना बाप खुद बनना पड़ता है। बच्चों, कोई मेरे लिए नहीं होगा, कोई नहीं होगा। वो आंखें बंद किए बड़बड़ा रहा था। हाले चुपचाप इसको सुनती रही। उसी वक्त उमर गेट से आता दिखाई दिया। उसी सुबह वाले हुलिये में, बिखरे बाल, सता हुआ चेहरा, सुर्ख आंखें, बहुत डिस्टर्ब लगता था। वो कदम कदम चलता हाले के करीब आकर रुका था। इसको देख हसन तैश से उठा था। किसकी इजाज़त से आए हो तुम यहाँ? हिम्मत कैसे हुई? वो सुर्ख आंखों से गुर्राया था। उमर ने अफसोस से इसको देखा था। मैं तुमसे उम्र और रुतबे दोनों में बड़ा हूँ। आप कहो बच्चे, वो नरमी से बोला था। मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर रहा, और तुम मुझसे ताल्लुकात बना रहे हो। शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। वो उंगली उठाकर बोला था। जज साहब ने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया होगा कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर में मेहमान हूँ और तुम मुझसे इस तरह बात करोगे। रही बात ताल्लुक का, तो वो भी बन ही चुका। बहनोई हूँ मैं तुम्हारा। यकीन नहीं आता तो अपनी बहन से पूछ लो। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले सुकून से कहता। हसन के साथ मेहरमा को भी चौंका गया था। मेहरमा अब उठ खड़ी हुई थी। हाले उसके साथ ही उठी थी। इसने ये सब क्यों कहा, ये वो खुद भी नहीं जानता था। इसे बस हाले को अपने साथ रखना था। उसके लिए जो करना पड़ता वो कर जाता। हसन की आंखें बेयकीनी से फैली थी। इसने हैरानी से हाले को देखा था। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहा है हाले? तुम इसके साथ निकाह करके आई हो? सच कह रहा है। आज बाबा ने हम दोनों का निकाह करवाया है। वो बेतासुर लहजे में बोली थी। तुम कैसे कर सकती हो ये? वो पूरी क़ुव्वत से दहाड़ा था। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे बगैर कैसे किसी से निकाह कर सकती हो? वो सदमे से बोला था। मिस्टर उमर, इस वक्त आप यहाँ से जाए, कुछ दिन बाद आइएगा। इस मसले का कोई सद्भाव कर लेंगे। इस वक्त हमारा ख़ानदान एक बड़ा ट्रॉमा से गुजर रहा है। हमारे घर के बड़े कोई फैसला इस वक्त नहीं कर सकते। मेहरमा सीने पे हाथ बांध नरम लहजे में बोली थी। आपके घर के सो कॉल्ड बड़ों को मैं आज देख चुका हूँ। सुबह उनके फैसले भी देख चुका हूँ। मैं
میں اپنی بیوی کو آپ کے گھر کے ایسے بڑوں کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کے گھر کے بڑے ہاتھوں آپ کے گھر کے بڑے ہاتھوں سے فیصلہ کرتے ہیں جو آپ کے گھر کے بڑے ہاتھوں سے فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ اس بار میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ ابھی مہر یا حسن کچھ کہتے جب ہالے بول پڑی، مجھے جانا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اس کا کیا بھروسہ ہے؟ ہالے بیوقوفی مت کرو، ابا کتنی دیر سے تمہیں بلا کر تھک گئے ہیں۔ اماں غم سے نڈھال ہے، لیکن پھر بھی تمہارا نام لیے جا رہی ہے اور تم اس کے ساتھ جاؤ گی۔ مہر برہمی سے بولی تھی۔ آپ کے ابا نے آج مجھے اس گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ کی اماں نے مجھے تب اس آدمی کے ساتھ بھیجا تھا جب ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ مجھے اب کچھ سخت کہنے پہ مجبور نہ کرے اور جانے دیں۔ تو تم سب سے بدلہ لوگی؟ وہ خفگی سے منہ میں بھینچے کھڑی تھی۔ پچھتاووں سے بڑا بدلہ کوئی نہیں ہوتا۔ یوسف سلطان اور حسینہ معراج کو ان پچھتاووں میں جینے دیں۔ میں حال سلطان ہوں، میں نکالی ہوئی جگہ پر دوبارہ نہیں آتی۔ یہ گھر آج میرے باپ کے مرنے کے ساتھ میرے لیے جل کر راکھ ہو گیا۔ اب میرا اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں، اور مجھ سے بھی کوئی تعلق باقی ہے یا نہیں؟ حسن دکھ سے بولا تھا۔ اور تم اور میں ایک خون ہے حسن، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہمارا تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تم اس آدمی کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو حالے؟ میں تمہارا بھائی ہوں، میں اسی لیے یہاں سے جا رہی ہوں حسن، کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ تم مجھے سمجھ سکتے ہو، مجھے سمجھو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، یہاں نہیں رہ سکتی میں۔ تم خود غرض ہو رہی ہو حالے، تم بس اپنا سوچ رہی ہو۔ تم میرا بھی سوچو، بابا کے بعد میرا کون ہے؟ کچھ وقت کے لیے اپنی انا کو سلا نہیں سکتی تم؟ میں تمہارا بھائی ہوں، اسی لیے تمہیں کہتا ہوں مت جاؤ، میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تم، اور اگر آج تم اس کے ساتھ چلی گئی تو ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بچے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ حالے کے دل پر کسی نے پیر رکھا تھا۔ تمہارا اور میرا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا حسن، تم خود بھی نہیں۔ یہ تمہاری رگوں میں بہتا خون، یہ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے، اور جب بنیادیں مضبوط ہو تو گھر نہیں ٹوٹتے۔ تم اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتے، تم ہمارا تعلق نہیں ختم کر سکتے۔ وہ ایک لفظ پہ زور دے کر بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتا حالے، لیکن میں اس خون کو بے حس کر سکتا ہوں۔ اور ابھی تم نے حسن سلطان کی بے حسی نہیں دیکھی، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ حالے کے قدم ذرا دیر کو تھمے تھے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ حسن نے زخمی نظروں سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ حالے نے ایک اجنبی کی خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ وہ بدگمانی کے انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ ہارون شاہد اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ غیر آرام دہ سا لگتا تھا، ایک ٹانگ کو اضطرابی کیفیت میں ہلا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کمرے کی ایک چیز کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارے۔ وہ بار بار چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتا تھا۔ وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر جاتی، جن کو بے دردی سے رگڑ جاتا۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑتی تو اس کو لگتا جیسے یہ ڈریسنگ پہ پڑی ساری چیزیں اس کو کہہ رہی ہو، آؤ ہارون شاہد، آؤ پھینکو ہمیں زمین پر، کرچی کر دو، ہمیں دو سب برباد کر دو، سب کچھ ظلم ہوا ہے، تمہارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ ظلم کرو، نکالو اپنے اندر کی آگ۔ وہ جب ان سے نظر ہٹاتا تو کمرے کی دیوار پہ لگا بک شیلف اس پہ ہنستا تھا۔ وہ بھی کہتا تھا، کیا ہوا ہارون، ہار گئے تم، اٹھو، ہم پہ غصہ اتارو، ہم سے غم ہلکا کرو، ہمیں نظر آتش کرو، اٹھو ہارون، پھینکو ہمیں، تم ہارے ہوئے انسان ہو، تم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہارون، ہم تمہارا غم ہلکا کرنے کا واحد سہارا ہے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، آؤ ہمیں نیچے پھینکو، ہمیں پھاڑ دو۔ وہ بار بار اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھوں سے ہلکے تھپڑ مارتا۔ کنٹرول ہارون، کنٹرول، تم بہادر ہو، تم اپنے سپر پاور ہو، تم سروائیور ہو، کنٹرول، کسی چیز کو نہیں توڑو گے، تم کچھ غلط نہیں کرو گے، کام ڈاؤن ہارون، کام ڈاؤن، ایزی ہو جاؤ، بالکل ایزی۔ وہ بار بار خود کو یہی تسلی دیتا، دلاسا دیتا، اپنے آنسو کو رگڑتا، خود کو باز رکھے ہوئے تھا۔ اس کا سینہ جل رہا تھا، وہ بار بار اپنے سینے کو مسلتا، ہتھیلی کے مکے بنا کر سینے پہ مارا جاتا، اور جب سے گھر آیا تھا اس کی یہی حالت تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے انٹرکام اٹھایا اور اپنے ملازم کو کمرے میں بلایا تھا۔ ملازم دوڑتا ہوا آیا تھا۔ عابد، گھر میں کوئی کلرز ہے تو لے آؤ۔ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا، سر گھر پر تو کوئی کلرز نہیں ہے، میں مارکیٹ سے لے آتا ہوں۔ ابھی وہ تابیداری سے بولا تھا، نہیں اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے 2 منٹ کے اندر چاہیے، کچھ بھی کر دو 2 منٹ سے، اگر تیسرا منٹ ہو گیا تو میں آج تمہیں مار دوں گا۔ وہ غرایا تھا، سر میرا کیا قصور ہے، رنگ تو آپ کے وہ پسند ہی نہیں تھے نا۔ وہ 18 سالہ لڑکا روتوئینوں کا تھا۔ ہارون نے غصہ ضبط کر لیا تھا اور یہاں سے وہ وہاں چکر لگانے لگا تھا۔ اچانک ہارون کے ذہن میں کچھ کلک ہوا، وہ پورا کا پورا عابد کی طرف مڑا تھا۔ تم ایسا کر جاؤ، ٹوتھ پیسٹ لے کر آؤ، ماما کے کمرے میں سے، اپنے کمرے سے اور گارڈز کے کمروں سے، سب کے ٹوتھ پیسٹ
ला कर दो मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर, वो तेज़ तेज़ बोल रहा था। आबिद भागता हुआ जब 5 मिनट के बाद इसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में मुख्तलिफ किस्म के टूथपेस्ट थे। हारून ने जल्दी से सब इसके हाथ से ले लिए थे। वो एजल और कैनवस पहले ही सेट कर चुका था। ये दोनों चीज़ें इसको हाले ने गिफ्ट की थी। अगर कोई इसको पेंटिंग से मुतालिक कोई चीज़ देता तो वो उसको फेंकने में 1 मिनट न लगाता, लेकिन ये हाले का तोहफ़ा था। इसने सारे टूथपेस्ट और एक प्लेट में ज़रा ज़रा करके सजाए थे। इसके पास पेंटिंग ब्रश तक नहीं थे। इसने उंगलियों के पोरों से ज़रा सा पेस्ट उठाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने ज़रा लब पड़ा था और फिर कांपते हाथों से एक स्ट्रोक लगाया था और वो रंग नीला था। इसकी आंखों ने रंग पहचान लिया था। इसने नम आंखों से एक और स्ट्रोक लगाया था। ये रंग सब्ज़ था, अगला रंग सफ़ेद था, इससे अगला रंग नीला था, अगला स्ट्रोक मल्टी कलर का था। हर रंग अपनी जगह पे आ गया था, हर रंग तरतीब पे था। हारून शाहिद की नम आंखें चमकने लगी थी खुशी से, तशक्कुर से। वो इस एजल और कैनवस को इसी तरह छोड़े रंग वाले हाथों को बग़ैर धोए इसी जगह अपने कमरे के फर्श पे सजदा रेज़ हो चुका था। वो खुश था, बेइंतहा खुश। वो रो रहा था बिलक बिलक कर, फूट फूट कर। अगर इससे हाले ले ली गई तो इसको रंग वापस मिल गए थे। इसको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी, सबसे महबूब शौक़ वापस मिल गया था। इससे अगर हाले सुल्तान ली गई थी तो इसको हारून शाहिद थमा दिया गया था। इसने अपना टैलेंट पा लिया था, इसने ख़ुद को पा लिया था। ख़ुद को पा लेना सबसे बड़ी नेमत होती है। अब इसको किसी और मोहब्बत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं थी। इसको एक मोहब्बत के मुकाबले में इससे ज़रा कम सही लेकिन एक ऐसी ही मोहब्बत दी गई थी जो इसको हील कर सकती थी, जो हारून शाहिद का गम हल्का कर सकती थी, जो इसके जलते दिल की ठंडी फवार बन सकती थी और इसका दिल ठंडा कर सकती थी। थोड़ी देर बाद वो उठा था और एक के बाद एक स्ट्रोक लगाना शुरू कर दिया था। इसके हाथ महारत से चल रहे थे, इसकी उंगलियां जैसे इस काम की आदी थी। इसका जहन इस काम को कभी भूला ही नहीं था। इसका वाहिद हुनर था ये, इसका महबूब शौक़ था, ये इसका पहला इश्क था। रात कहाँ जाने कौन सा पहर था जब इसने पेंटिंग को आखिरी टच दिया था। इसके कमरे की सारी बत्तियाँ रोशन थी। इनकी रोशनी पेंट किए हुए थी। इनकी रोशनी पेंट किए हुए इस चेहरे पर पड़ रही थी। वो वही चेहरा था जो मोहब्बत के काबिल था, जो कद्र के काबिल था, जो बेमौल नहीं था, जिसका चेहरा दुनिया भर की खुशी पे हक था, जिसका उदास रहने पे भी हक था, जिसका हक था कि इसको माना जाए, इसको संवारा जाए, इसका ख्याल रखा जाए। वो चेहरा किसका था भला? वो हारून शाहिद का चेहरा था, मुस्कुराता हुआ पुरसुकून चेहरा। वो अपने घर के बाहर गली में खड़ा था। स्ट्रीट बॉल्स की रोशनी में इसके चेहरे पे पड़ रही थी। इसकी आंखें सुर्ख थी। फ़ोन कान से लगा रखा था। फ़ोन के स्पीकर से नफीसा हयात की आवाज़ आती थी। आपको आना चाहिए था अम्मा, वो आपके दोस्त थे, आप दोनों एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा था साथ, आज तो आ जाती। वो दुख से कह रहा था, बेटे मैं इस्लामाबाद में हूँ, सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है आज की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है आज की। मैं गाड़ी में इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती थी, मेरी मजबूरी समझो। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नज़रें झुकाए अपने जॉगर्स को देखता रहा। उमर बेटे हिम्मत करो, तुम अब अकेले नहीं, तुम पे जिम्मेदारी है हाले हयात की, जिम्मेदारी हसन सुल्तान की, जिम्मेदारी तुम मेरे बेटे हो उमर, तुम इस तरह हिम्मत नहीं हारा करते। इनका लहजा उदास था। अम्मा मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, ये सारा शहर मुझे खाने को आता है। मैं भरे जहान में ख़ुद को तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मुझे अब तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि वो मुझे छोड़ के जा सकते हैं। मेरा दिल ज़ख्मी हो गया है। यही होता है जब कोई बहुत करीबी छोड़कर चला जाए, तो यही होता है। उम्र 10 साल पहले मैंने भी यही महसूस किया था, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है, ये हील कर देगा। वो अब भी खामोश रहा। नफीसा ने बात पलट दी थी, तुमने कुछ पता किया हाले के साथ? ये सब कुछ किसने किया है? कैसे पता करूँ माँ, सुबह उठते ही ये सब कुछ हो गया। ज़रा सी देर गुजरी नहीं कि जज साहब ने भी मुझे छोड़ दिया। 5 मिनट भी मुझे ये सोचने को नहीं मिला कि हाले मेरी गाड़ी में कैसे आई, कैसे मैं इस सब को फिक्स करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़रा भी वक्त नहीं है। मेरे दिल में जैसे आग सी लगी है। हाले से बात करो, इससे पूछो, कोई हिंट, कोई इशारा कुछ तो होगा जो इसे मालूम होगा, जो इसने नोट किया होगा। उमर ने तलखे से सर झटका था। उनको लगता है कि ये सब मैंने किया है। उनको लगता है कि अपने सब कीमती रिश्ते को मैंने अपने हाथों से मार चुका हूँ। अम्मा वो हर बात का इल्ज़ाम मुझे देती है और मैं सुन लेता हूँ। इसलिए नहीं कि वो मीरा सुल्तान की बेटी है, इसलिए क्योंकि उनका दिल हल्का करना चाहता हूँ। इस वक्त उनसे ज़्यादा अजियत में मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसको इल्ज़ाम देकर मैं बयोज़िम्मा हो जाऊँ। सबसे ज़्यादा गिल्ट में मैं हूँ। अगर मैं हाले की ज़िद ना मानता तो ये सब ना होता। अगर एक रात में ना सोता तो कौन सी क़यामत आ जाती। अगर इस एक रात में अपना फ़ोन ऑफ़ नहीं करता तो ये सब ना होता। मैं इस रात
خود غرض نہ ہوتا تو جج صاحب آج زندہ ہوتے۔ اس کا گلٹ ایک بار پھر اود کر آیا تھا۔ لیکن تم کچھ تو جانتے ہوگے عمر، کوئی انسان، کوئی دھمکی، آخر کس نے قتل کیا مہراج کو؟ وہ اب بھی متفکر تھی۔ عمر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ قتل؟ آپ نے قتل کہا؟ آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگا۔ نفیسہ متعجب ہوئی تھی۔ تو تمہیں کیا یہ قدرتی موت لگتی ہے عمر؟ آر یو کڈنگ می؟ ان کو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہی کیوں؟ وہ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر چکے تھے جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے، اور اب پلیز یہ مت کہنا کہ بدنامی کا خوف ان کی جان لے گیا۔ ہی واز ناٹ دیٹ ٹائپ۔ وہ اس قسم کے آدمی نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو کل رات ہی مر جاتے۔ ذلت آن دا اسپاٹ جان لیتی ہے۔ اگر اس کو 10 منٹ کے لیے جھیل گئے تو ساری زندگی بھی جھیل سکتے ہوں۔ تو اب تم عمر حیات، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا سلطان کی جان کس نے لی؟ ان کی آنکھیں بند تھی، وہ فینٹیسی ورلڈ میں تھا۔ وہ یہ باتیں عمر حیات سے نہیں کر رہی تھی، وہ یہ بات کورٹ میں کھڑے ہو کر وہاں بیٹھے جج و وکلا اور وہاں کے بیٹھے لوگوں سے کر رہی تھی۔ عمر شل سا ان کو سنے گیا۔ آپ شور ہیں اماں؟ وہ بددقت بول پایا تھا۔ اف نفیسہ سے اٹس اے مرڈر دین اٹس اے مرڈر۔ یہ بات میں نہیں کہتی، یہ بات میرے ہر کیس کا ہر جج کہتا تھا۔ میں نے ایک عمر خرچ کی ہے ان کاموں میں، ایسے 1000 قتل میں ثابت کر چکی ہوں۔ وہ سکون سے بول رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے اسپتال اسی لیے گیا تھا اماں، لیکن مجھے لگا یہ بس میرے دماغ کا فطور ہے۔ مجھے لگا کہ میری جاب نے مجھے ہر کسی پہ شک کرنا سکھا دیا ہے، لیکن نہیں، میں صحیح تھا اماں۔ میرے اندازے، میرے دل کی گواہی درست تھی۔ وہ پرجوش ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے گا اماں، جس نے بھی یہ کیا ہے نا، میں اس کا کیا کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ حالے سے نرمی سے پیش آنا عمر، اس کا غم بہت بڑا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولی تھی۔ عمر گردن اونچی کی آسمان کو دیکھنے لگا۔ وہ واحد عورت ہے جس سے میں چاہ کر بھی سختی نہیں کر سکتا۔ میں خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہوں۔ اماں، وہ جادو کرتی ہے وہ مجھے ہپنوٹائز کر دیتی ہے۔ وہ آسمان کو دیکھتا آنکھیں بند کیے کہے گیا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ تمہارے ساتھ کیسے آ گئی؟ عمر کی ہونٹوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنے گلٹ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ آخری بار جج صاحب نے ان کو میرے ساتھ جانے کا کہا تھا، وہ نہیں آ سکی، اور اب وہ یہاں بس اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کرنے آئی ہیں۔ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی اور میں ان کو روک نہیں پاؤں گا۔ تم کون ہو؟ نفیسہ نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ عمر چونک اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا نفیسہ اسے اس کا نام، ذات یا پیشہ نہیں پوچھ رہی، وہ اس سے آگے کی بات کر رہی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے صبح سے لے کر اب تک مجھے سب پتا ہوتا ہے، ایک بار بھی نہیں کہا ہوگا، اور میں یہ بھی نہیں مان سکتی کہ تم اپنے خاندان کے ایک آدمی کو اسپتال میں اکیلا چھوڑ کر آئے ہو۔ تم یاد کرو عمر، تم نے کسی وفادار کو تو وہاں چھوڑا ہوگا۔ کوئی تو ایسا ہوگا جو جھوٹ نہ بولے، جو چاہ کر بھی جھوٹ نہ بول سکے۔ کیا تم نے ایسا کوئی بھی ہسپتال میں نہیں چھوڑا؟ اور اگر نہیں چھوڑا تو وہ عمر نہیں ہے جو میرا بیٹا تھا، جس کو میں نے پالا، جس کی تربیت میں نے کی، جس عمر کو میرا سلطان نے گر سکھائے، جس کو معراج نے دنیا دکھائی۔ اس عمر کو سب پتا ہوتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم اس محلے میں نہیں کھڑے ہو عمر، اس فیز سے نکل آؤ۔ تم اس سے کافی دور نکل آئے ہو۔ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے وہ سوچیں نکال دو جو تمہیں کمزور کر رہی ہے۔ حالے کو طاقت بناؤ، کمزوری نہیں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں جو اس کو کمزوری بنائے جائے۔ وہ حالے سلطان ہے بیٹے، وہ میرا سلطان کی بیٹی ہے۔ تم اس کا مت سوچو وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی، تم یہ سوچو کہ عمر کیا کرے گا، حالے کو کہاں لے کر جائے گا۔ تم یہ مت سوچو کہ حالے صبح کیا کرے گی، تم یہ سوچو عمر حیا صبح تک کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تم فوکس لوز مت کرو بیٹے، گلٹ کو نوچ کر پھینکو اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی 12 بجنے میں 10 منٹ ہے اور صبح ہونے میں 6 گھنٹے باقی ہے۔ تم ان 6 گھنٹوں میں کیا کر سکتے ہو عمر، یہ تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ عمر، جسے ایک خواب سے جاگا تھا، اسی سیریس حالت میں بھی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، ایک زخمی مسکراہٹ۔ میں سمجھ گیا ہوں اماں، میں جانتا ہوں اب کیا کرنا ہے مجھے۔ چیزیں وہیں سے فکس کرنی ہے جہاں سے خراب ہوئی تھی۔ مجھے پتہ لگ گیا حالے کو کیسے روکنا ہے۔ میں جانتا ہوں وہاں میرے بعد کون آیا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا؟ فون کے اسپیکر سے آواز آئی تھی مجھے۔ سب پتا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو توڑ کر ادا کرتا فون کاٹ چکا تھا۔ وہ اپنی جون میں واپس آ گیا تھا۔ رات کے ہر گزرتے پل کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حالے عمر کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ سارا راستہ ان دونوں کے بعد
इन दोनों की कोई बात नहीं हुई थी। उमर खामोश था, गमज़दा था, हाले अब तक शौक थी। मिराज सुल्तान जा चुके थे, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। इसका दिल और दिमाग इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी थे। वो उमर के घर एक कमरे में बैठ के पाइंती से टेक लगाए ठंडे फर्श पे बैठी थी जब उमर हाथ में एक ट्रे लिए इसके पास आया। ट्रे में एक भाप उड़ाता चाय का मग और एक सैंडविच रखा था। हाले के करीब ट्रे रखकर वो खड़ा हो गया था। हाले ने इसको नहीं देखा। ये खा लीजिए, इसके बाद मैंने डॉक्टर को बुलाया है, आपका चेकअप ज़रूरी है, वो सपाट से अंदाज में बोल रहा था। हाले ने अब भी इसकी तरफ नहीं देखा था। इसने खामोशी से चाय का मग उठा लिया था। उमर इसको देखेगा, फिर यकदम हाले ने खोलता हुआ चाय का मग उमर के पैरों पे उछाल दिया था। दोनों पैरों पर चाय गिरी थी। उमर के लबों से हल्की सी की आवाज़ निकली थी। इसने तकलीफ से आंखें मींच ली थी, लेकिन अपनी जगह से हिला भी नहीं था। मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ ना उमर, मेरी तकलीफ नई सिरे से शुरू हो जाती है, वो दीवार को देखते हुए बोल रही थी। जब जब तुम्हें देखती हूँ दिल चाहता है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूँ, तुम्हारा सर काट के चौराहे पर लटका दूँ, तुम्हें इतनी गोलियां मारूँ कि तुम्हारा जिस्म छलनी हो जाए। लेकिन मैं बस ना करूँ, दिल करता है तुम्हें जहर दे दूँ और बस तुम्हें तड़पता देखूं। जी चाहता है तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा दूं। तुम कैसे इंसान हो उमर? तुमने एक दिन में सब बर्बाद कर दिया, सब खा गए। तुम मैंने तुम जैसा आसेब नहीं देखा, तुम जैसा मनहूस इंसान नहीं देखा कभी। तुम मेरी इज्जत खा गए, मेरा खानदान बर्बाद कर दिया, मेरे बाप को मार दिया तुमने। मैंने तुम्हें खून दिया था उमर, तुमने इसकी लाज भी नहीं रखी। अगर इस रात मैंने किसी कुत्ते की जान भी बचाई होती तो वो भी तुमसे ज़्यादा वफादार होता। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से मैं आखिरी दफ़ा अपने बाप के गले नहीं लग सकी। ये गिल्ट मेरे दिल में बर्छी की तरह खप गया है। तुम एक दिन में मेरी सारी दुनिया खा गए, मैं क्या करूं? उमर कहाँ जाऊं? भरे मजमुए में मैं सफाई देकर भी खुद को बेगुनाह ना साबित कर पाना कैसी अजियत है, तुम्हें क्या पता? जरा देर को नज़रों से ओझल होने और वापसी पे किसी अपने की लाश देखना कैसी कैसी अजियत है, तुम क्या जानो? मैं अगर तुम्हें मार भी दूं तो अपना बाप वापस नहीं ला सकती। इसने बाजू आंखों पे रख लिया। उमर इसके पास आकर बैठ गया था। पैरों में इतनी जलन हो रही थी कि खुदा की पनाह, मैं समझता हूँ भरा मजमू में अपनी सफाई देना कैसा होता है। इसकी आंखों के सामने कई साल पहले का मंजर घूमा था। मोहल्ले के लोगों के दरमियान खड़ा चीख चीख कर अपनी सफाई देता उमर हयात। मैं महसूस कर सकता हूँ ज़रा सी देर पहले किसी अपने को जिंदा सलामत देखना और कुछ देर बाद इसकी लाश देखना कैसा होता है। इसकी आंखों के सामने अब डॉक्टर खड़ा था। देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम इनको बचा नहीं सके। मैं सब समझता हूँ, सब महसूस कर सकता हूँ हाले, लेकिन मैं आपकी तरह किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकता। आप बड़ी खुशकिस्मत है कि आपके पास इल्ज़ाम देने को उमर हयात है। कोई उमर हयात से पूछे कि वो कहाँ जाए, वो किसको इल्ज़ाम दे, इसका दुख कौन सुने? मैं आपको अपनी सफाई में क्या कहूँ? मेरे लफ्ज़ों की कोई हैसियत नहीं। मैं आपकी नज़र में मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप मुझ पर एतबार नहीं करती, मुझे आपका एतबार कमाना होगा। मैं तभी कुछ कहूँगा। अब उमर हयात आपसे तब बात करेगा जब इसके बाद की वक़्त होगी, जब इसकी क्रेडिबिलिटी होगी। आपका गम अब तक शौक से निकल कर गिल्ट के मरहले में है। मेरा गम इन सब मराहिल से निकल कर इंतकाम के मरहले में है। मैं आपसे वादा करता हूँ हाले, जिसने भी आपको तकलीफ़ दी है, मैं इन सब को चौक पर खड़ा करके दुर्रे मारूंगा। मैं एक एक की रूह तक को ऐसी अजियत दूंगा कि आइंदा किसी को इसके ख़ानदान से जुदा करने की सोच कर भी इनकी रूह कांप जाए। इसका लहजा सर था बर्फ़ जैसा। हाले ने कोई जवाब नहीं दिया था। उमर उठ खड़ा हुआ था। वो इसकी गिल्ट का कुछ नहीं कर सकता था। इसे इंतज़ार करना था इसकी गिल्ट के दुख में बदलने का इंतज़ार। वो चला गया था। पीछे पछतावों के नाग थे जो ज़रा ज़रा देर बाद डसते थे। काश मैं बाबा के गले लग जाती, काश मैं इनसे नाराज़ ना होती या फिर इनको छोड़ कर न जाती। न काश हम सब के पास कोई टाइम मशीन होती जिसके ज़रिए हम अपनी गलतियों को सुधार सकते थे। कुछ काश हमेशा काश ही रह जाते हैं। आज की रात ऐसी सियाह और तारीख रात थी जैसे किसी जंगल की तारीख। ऐसी खामोशी थी जैसे कब्रों में होती है। लेकिन ये रात सुल्तान मंजिल के एक कमरे के लिए बहुत मुख्तलिफ थी। यहाँ किसी की सारी ज़िंदगी की दुआएं पूरी हुई थी, किसी की कुर्बानियों का बदला दिया गया था। ये महरमा और सफ़ीर का कमरा था। वो सफ़ीर के कमरे में बेड पे बैठी उंगलियां चटका रही थी। हाले को उमर के साथ गए काफ़ी देर हो चुकी थी। वो तब से लेकर अब तक सफ़ीर के इंतज़ार में बैठी थी। इसी वक्त कमरे का लॉक बाहर से खुलने की आवाज़ आई। सफ़ीर बिखरी हुई हालत में अंदर दाखिल हुआ। इसके सियाह कुर्ते पे जा बजा सलवटें थी, भूरे बाल बिखरे हुए थे, बड़ी हुई शेप और हाथ में एक शीशे की बोतल। महर को देख कर इसने बोतल वाला हाथ पीछे किया था और सर झुकाए महर के करीब से गुजरता अपने बेड पर आकर बैठ गया था। आज महर को इसकी परफ्यूम की खुशबू भी महसूस नहीं हुई थी। सफ़ीर कभी कभी बगैर परफ्यूम के सोता तक नहीं था। इसे खुशबू से इश्क था।
काफ़ी देर की खामोशी के बाद सफ़ी ने बोलना शुरू किया था। आई एम सॉरी महर, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ नहीं कर सका जो तुम डिज़र्व करती थी। उस दिन मेरी इज़्ज़त की खातिर तुमने जो कुछ किया वो प्राइसलेस था। उसकी पुष्ट देखता बोल रहा था। महर ने रुख मोड़ कर उसको देखा था। इट्स ओके सफ़ीर, मैं आपको समझ सकती हूँ, वो नरमी से बोली थी। तुम फिक्र मत करो महर, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एक अनचाहे रिश्ते में बंधे रहने की। बस एक बार हालात नॉर्मल हो जाने दो। महर का दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो। वो उठ खड़ी हुई थी। क्या मैंने आज़ादी मांगी? वो चबा चबा कर बोली थी। सफ़ीर ने हैरत से इसको देखा था। आपको क्या लगता है जब आपका दिल करेगा आप मुझसे शादी कर लेंगे और जब दिल चाहेगा आप मुझे छोड़ देंगे? सफ़ीर, महर माँ को कोई मजबूर नहीं कर सकता। मैंने अपनी मर्ज़ी से आपसे निकाह किया है। क्योंकि वो बोलते बोलते रुक गई थी। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। बलाकर उसने एतराफ़ कर दिया था। सफ़ीर हौनकों की तरह इसको देखी गया। ये क़ैद मेरे लिए मन चाहिए, ये रिश्ता मेरे लिए अब हयात है। आप मेरे लिए इश्क है, आज या कल से नहीं, तब से जब से मुझे मोहब्बत का पता भी नहीं था। और अब जब मेरी सारी दुआएं पूरी हुई हैं तब आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे छोड़ देंगे? आप ऐसा कैसे कह सकते? वो गम गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए बोल रही थी। सफ़ीर गहरी सांस भरता उठा था। महर, मैं अब तक एक धोखे से बाहर नहीं आया और एक सदमे से भी। हाल का धोखा, बड़े पापा की मौत, मैं इन दोनों चीज़ों में स्टक होकर रह गया हूँ। तुम्हारी ये सारे अल्फाज मेरे लिए किसी डायलॉग से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते। तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकती तो फिर मैं तुम्हें एक बटे हुए मर्द के साथ रहना होगा। एक ऐसा मर्द जो अब कभी एतबार नहीं कर सकेगा। और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो जिस दिन कहोगी दे दूंगा, लेकिन कम से कम इस लड़की पे एतबार नहीं कर सकता जिसकी बहन मेरी इज्जत और रेपुटेशन को खाक में मिलाकर घर से भाग गई हो। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी हो, खुद कर। वो महर के बिल्कुल करीब खड़ा होकर बोल रहा था। इसकी आंखें सर्द थी। लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर है? आप मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं? क्या हाले के भाग जाने में मेरा हाथ था या मैं इसके किसी अमल में शामिल रही हूँ? वो गुलाबी होती आंखों के साथ कह रही थी। सफ़ीर इसकी बात का जवाब दिए बगैर अपनी जगह पे वापस बैठ गया था। बेड की साइड टेबल खोलकर बोतल बाहर निकाली। अब इसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। कुछ देर कबल वो इस बोतल को एक कज़न और बीवी से छुपा रहा था। अब इसके सामने वो लड़की थी जो गोडे गोडे इसके इश्क में डूबी थी। वो इसके सामने कौन सी झिझक, कैसी हया? मर्द उस औरत के सामने सबसे ज़्यादा निडर होता है जो इससे मोहब्बत करती है, क्योंकि वो इसे टोकती नहीं सही गलत से, बुरे अच्छे से, क्योंकि वो डरती है अपने महबूब की नाराज़गी से। सफ़ीर जानता था महर भी कुछ नहीं कहेगी। सो बोतल उठाए कमरे से मुलाका स्टडी की तरफ बढ़ गया। आज की रात इस हराम मशरूब के नाम पीछे महर थी और इसके लातादाद दुख। वो मिलकर भी इसको ना मिल सका। मिलकर ना मिलने की अजियत बहुत बड़ी होती है। उमर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में बैठा था। ये उस्मान का कमरा था जिसमें एक तरफ गद्दा रखा था, इससे ज़रा फासले पर एक पानी वाला कूलर और एक कोने में कपड़ों की ट्रंक। यही इसके कमरे की कुल मता थी। लेकिन इस वक्त यहाँ एक चीज़ का इजाफा था, लकड़ी की कुर्सी, वही कुर्सी जिस पर उमर बैठा था। उस्मान इसके सामने खड़ा था। उस्मान, कल घर से निकलने के बाद तुम कहाँ कहाँ गए थे? वो तंजीह से पूछ रहा था। सर, मैं तो बस सुपरमार्केट गया था, वहाँ से सामान लिया और बस वापस आ गया। मुझे तो कुछ नहीं पता बीबी साहिबा कब और कैसे गाड़ी में आ गई। मैं तो कहीं और रुका भी नहीं था। सर, मुझे माफ़ कर दे। वो शर्मिंदा था। उस्मान, तुम मुझे पागल बना रहे हो। वो सामान लेकर घर से निकलते और वापसी पे गाड़ी में एक लड़की आती है। मेरा दिमाग अब मज़ीद मत घुमा और साफ साफ बताओ वो लड़की गाड़ी में कैसे आई? तुम रास्ते में कहाँ रुके, किससे बात की, कितनी देर बात की और क्या बात की? तुम्हें वज़न में तब्दीली महसूस नहीं हुई? सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं सिर्फ सुपरमार्केट गया था। गाड़ी वहाँ के पार्किंग एरिया में खड़ी करके मैं सामान लाया और इसके बाद मैं घर आ गया। खुदा की कसम सर, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करें। तुम सुपरमार्केट जाने तक कहीं नहीं रुके, राइट? मतलब जो कुछ हुआ वो पार्किंग एरिया में हुआ। उस्मान ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। ओके, तो जब तुम गाड़ी पार्क करके मार्केट गए तब क्या हुआ? एक सेकंड की तफसील दो मुझे, और अगर एक भी बात झूठी निकली तो आज तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूंगा। वो उसको उंगली से वार्न करता कह रहा था। सर, मैं सब सच ही बताता हूँ। मैं गाड़ी लॉक करके मार्केट गया और फिर मैंने एक सेक्शन से सारा ड्राई फ्रूट ख़रीदा। उमर गौर से उसकी बात सुन रहा था। उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन गया, वहाँ से मैंने आपके सुबह के नाश्ते के लिए सामान ख़रीदा और फिर तीसरे सेक्शन गया, वहाँ मीट फ्रोज़न आइटम्स थे। और एक मिनट,
वो अभी आगे कुछ बोलता कि उमर ने इसको टोका था, तुम फ्रोज़न आइटम के सेक्शन में क्यों गए? मैं तो कभी अपने घर में बाहर का लाया गोश्त नहीं बनने दिया। मैं वही मीट बनवाता हूँ जिसको मैं खुद अपने सामने बनवा कर लाता हूँ और ख़ुद पकाता हूँ, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। तो अब उस्मान साहब, तो मुझे ये बात बताओ, तुम फ्रोज़न आइटम सेक्शन क्यों गए थे? वो आंखों में तपिश लिए एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देकर बोला था। उस्मान गड़बड़ा गया था। उसने बेख्तियार थूक निकला था। वो सर, दरअसल मैं आपको बताने ही वाला था। असल में उस्मान, इस वक्त तुम्हारी किसी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। जल्दी बोलो, तुम वहाँ क्यों गए थे? उमर जैसे छल्ला गया था। उस्मान फ़ौरन संभल गया था। सॉरी सर, असल में एक लड़का आया था मेरे पास। इसकी नई नई शादी हुई थी सर। इसको ग्रोसरी का पता नहीं था। मैं बस इसको गाइड करने के लिए इसके साथ गया था, लेकिन वो बहुत शरीफ लड़का था, बहुत अच्छा लड़का। मैंने जैसे ही इसको सारा सामान लेकर दिए, इसने शुक्रिया अदा किया और चला गया। वो बहुत अच्छा था सर। वो क्या वो सारा वक्त तुम्हारे साथ था? और क्या उसकी मौजूदगी में तुमने अपनी वॉलेट या कार की चाबी निकाली? और मैंने इसकी बात काटी थी। उस्मान की ठोड़ी सीने से आ लगी। वो सर, दरअसल मेरा वॉलेट नीचे गिर गया था। उस लड़के ने मुझे उठा कर दिया। उसके बाद वो कहीं चला गया था, लेकिन सर 10 मिनट बाद वो वापस आ गया था। उस्मान तेज़ तेज़ बोल रहा था। वॉलेट गिरा था ना, गाड़ी की चाबी तो नहीं? वॉलेट कहाँ से मिलना था उसको? खैर, कुछ याद आए तो बताना मुझे। उमर जाने को मुड़ा था जब पीछे से उस्मान की शर्मिंदा सी आवाज़ आई। सर, वो दरअसल बात ये कि वो रुक रुक के बोल रहा था। जब मैं मार्केट के अंदर गया तब मैंने चाबी पैंट के सामने वाली जेब में रखी थी, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तब चाबी मेरे शर्ट के सीने वाले जेब में थी। आई एम सॉरी सर। उमर करंट खा कर मुड़ा था। लानत हो तुम पर उस्मान, लानत। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना कर गया है। तुम क्या सारी ज़िंदगी झक मारते रहे हो? तुम्हें किसी चीज़ का पता है भी या नहीं? वो लड़का तुम्हारी चाबी ले उड़ा और तुम्हें पता भी नहीं। सर, डूब मरो तुम उस्मान, डूब मरो। वो इसके सर पे खड़ा दहाड़ रहा था। मैं माजरत ख्वाह हूँ सर, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो वाकई शर्मिंदा था। उमर ने अपनी कनपट्टी सहलाई और उस्मान की जानिब मुड़ा था। मैं इस मामले को सुबह तक देखूंगा। वो सुबह तक वो बातें भी याद करो जो तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता होगी, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाना। तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत मेरे गले पड़ गई। वो खुद से भड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया था। पीछे उस्मान शर्मिंदा सा खड़ा रह गया। थाने का माहौल इस वक्त बेजार सा था। नाइट ड्यूटी करते पुलिस अफसरान चेहरे थके हुए से थे। कुछ तो बाकायदा ऊँग रहे थे, कुछ ताश के पत्तों पे गुजारा कर रहे थे। ASI नज़ीर खौफज़दा एक फेमिनिस्ट की FIR लिख रहा था। इसका मुद्दा था कि रात के 12 बजे बस में सफ़र करते हुए इसको एक लड़के ने बुरी नज़र से देखा और छूने की कोशिश की। काफ़ी देर कई मगजमारी के बाद बलाक़े नज़ीर FIR काटने को तैयार हो गया। एक नामालूम अफराद पे, एक ऐसे आदमी पे जिसकी शक्ल मुद्दई को खुद भी याद नहीं थी। नज़ीर का दिल तो बस यही कहने को चाहा था कि बीबी, अगर इतना ही तंग कर रहा था तो बस में शोर मचाना था। यहाँ आकर हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? लेकिन इसकी ज़बान सिली हुई थी। इसलिए नहीं कि क्योंकि वो औरत थी, इसलिए क्योंकि इसके हाथ में मोबाइल था। 10 मिनट बाद वो औरत स्नैप बनाकर 1-2 इंस्टा स्टोरीज़ लगाने के बाद मसरूर से चली गई। इसके जाते ही एक दराज का सियाह आंखों वाला नौजवान अंदर आया था। वैसे आ रहा था जैसे ये इसका घर हो। अब कुछ देर कबल वाले हुलिये में नहीं था। इसने नीली चेक शर्ट के साथ नीली ही जीन्स पहन रखी थी। शर्ट के बटन खुले हुए थे। अंदर से सफ़ेद गोल गले वाली शर्ट नज़र आ रही थी। पैरों में स्लीपर्स थे और 1-2 जगह छाले भी थे। शायद इसने इसी वजह से स्लीपर्स पहन रखे थे, वरना वो अपने जूतों के मामले में बहुत हसास था। इसके आते ही तमाम सिपाही और अफसरान खड़े हो गए थे और ऊँगने वालों को चुटकी मार कर उठाया गया था। ज़रा सी देर में इसके छोटे से थाने में हलचल मच गई थी। कोई इसके लिए कुर्सी ला रहा था, कोई टेबल साफ कर रहा था, कोई भाग कर चाय लेने गया था, तो कोई इससे इस वक्त जहमत उठाने की वजह पूछ रहा था। वो ASI नज़ीर की कुर्सी पर बैठ गया था और वो ज़रा जल्दी में लगता था। नज़ीर सामने खड़ा था, बादब घबराया सा। सर, आप हुक्म करते बंदा हाजिर हो जाता, आपने क्यों सहमत की? वो उमर के सामने खड़ा चापलूसी की तमाम हदों को क्रॉस कर रहा था। उमर ने एक नापसंदीदा नज़र उस पर डाली थी। मेरे साथ बात करते वक्त इस तरह खड़ा मत रहा करो। कुर्सी लाओ, मेरे सामने बैठो। यहाँ जितनी इज्जत मेरी उतनी तुम्हारी भी है। आइंदा मैं तुम्हें इस तरह खड़ा ना देखूँ। वह उंगली उठाता तंबी अंदाज में कह रहा था। नज़ीर जुज़बुज़ सा हो गया था। पास पड़ी कुर्सी खींची और बैठ गया। अब वो पूरी तरह उमर की तरफ मुतवज्जे था। कल रात जिस गूंगे को उठा कर लाए थे वो कहाँ है? उमर उसको देखते हुए पूछ रहा था। इसकी आवाज़ में एक रोब था, दबदबा सा था। साई, कल से तो 10 गूंगों को ज़बान दी है। आप किस वाले की बात करते हो? नज़ीर की जगह एक अधेड़ उमर कांस्टेबल बोला था। उमर ने संजीदगी से उसको देखा था। मैं जज साहब के केस वाले गूंगे की बात कर रहा हूँ और तुम्हें आधा घंटा देता हूँ इसकी आवाज़ ना निकलने
आवाज़ निकलनी चाहिए। अगर आवाज़ नहीं निकली तो लिख कर दे, लिख नहीं सकता तो इसे पैरों पे चल कर उस आदमी के घर लेकर जाए जिसने इसको कल हायर किया था। और अगर तुमसे ये तीनों काम नहीं हुए तो खुद को डिसमिस समझो, और अगर वो आदमी ये तीनों काम नहीं करता तो हाथ पैर और ज़बान तीनों काट कर फेंक दो। आई समझ। वो इसी अधेड़ उम्र कांस्टेबल को देखता वार्निंग अंदाज में कह रहा था। हो जाएगा साई, आप फिक्र न करो। वो मुस्कुराते हुए बोला था। आज बीवी का सारा गुस्सा उसी पे उतरेगा। वो सोच कर ही खुश हो गया था। अब उसका रुख नज़ीर की तरफ था। और तुम नज़ीर, तुम मेरे साथ जा रहे हो, जानते हो क्यों? जी सर जानता हूँ, आपको मालूमात चाहिए होगी। मैं उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। मैं अगर किसी की कुत्तिया बच्चा जने या किसी का बिल्ला भी मर जाए, पहली खबर मुझे ही आती है। मैं इस वक्त तुम्हारे कारनामे सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ नज़ीर। कल जिस हस्पताल में जज साहब दाखिल थे उसकी तफसीलात चाहिए मुझे। वो कोफ सदा सा था। जी सर, जैसा आप कहें, आधे घंटे तक हो जाएगा। वो ताबेदारी से बोला था। उमर उठ खड़ा हुआ था। बाकी सब इसके साथ उठे थे। और एक और बात, कल सुबह तक मैं मुअत्तल हो जाऊंगा। मुझे सारा काम आज रात करना है। तुम सब जागोगे आज रात, कोई नहीं सोएगा। क्यों? कोई चौका नहीं था। इतना अंदाज़ा तो इन सबको था कि मीडिया के सामने हाल के इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद ये सब तो होना ही था। औरंगी थाने के शब्बीर को कॉल करो, उससे कहो कि कुछ नंबर्स भेज रहा हूँ, इनकी डिटेल्स चाहिए मुझे। और अपने साथ साथ चलते नज़ीर से कह रहा था। और फुरकान से कहो कि फ़हीम मिर्ज़ा की 1 महीने की रिपोर्ट मुझे दे। वो किससे मिला, कहाँ मिला, कितनी देर गया, क्यों गया, और वहाँ क्या खाया क्या पिया, मुझे सब चाहिए नज़ीर। नज़ीर एक छोटी सी नोटपैड पे सब कुछ नोट कर रहा था। नज़ीर उमर का सबसे ख़ास आदमी था। इसे शहर के चप्पे चप्पे से वक्फियत थी। शहर के सारे इश्तिहारी और फरार मुलजिम इसके जेब में थे। वो उमर का वफादार था। इसने ये बात कई दफ़ा साबित भी की थी। वो दोनों अब गाड़ी में बैठ चुके थे। नज़ीर के मना करने के बावजूद ड्राइविंग सीट उमर ने खुद संभाली थी। वो सामने सड़क पे देखते हुए कहे जा रहा था। SHO को कॉल करो, इससे कहो कि अपने बंदे इस सैलून भेजो जहाँ जज साहब की बेटी तैयार होने गई थी, और मुझे वहाँ की फुटेज चाहिए जो उन्होंने डिलीट कर दी है। ओके सर, हो जाएगा। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं सर? जिसने मेरी नींद हराम की, इसे सुकून से कैसे सोने दे सकता हूँ? हम उसकी नींद ख़राब करने जा रहे हैं। इसका लहजा अब भी बेलचक था। सर एक बात पूछूं? थोड़ी देर बाद नज़ीर की आवाज़ गूंजी थी। उमर ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था नज़ीर मना करने पर भी पूछेगा। ज़रूर। आपने बीबी को वाकई अगवा किया था? जज साहब से तो आपकी अच्छी खासी सलाम दुआ थी, फिर भला ऐसा क्यों किया आपने? इसके लहजे में तजस्सुस था। मेरे बाप का नाम क्या है नज़ीर? उसकी बात का जवाब दिए बगैर बोला था। सर वहाज अली खान। वहाज अली खान। वो कुछ हैरत से बोला था। उमर ने आईब्रो अचकाई थी। अच्छा, मुझे लगा तुम नज़ीर, तुम मेरे बाप हो, इसलिए मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो। आइंदा मेरा बाप बनने की कोशिश मत करना। जितना बताना था उतना ही बताऊंगा। तुम मुझसे बातें नहीं निकलवा सकते। नज़ीर गड़बड़ा सा गया था। खुद पर 2 हुर्फ भेजकर वो मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया था। इतने में वो लोग शहर के एक पौश इलाके में दाखिल हो चुके थे। 5 मिनट मज़ीद ड्राइव के बाद वो एक इम्तल विला के बाहर खड़े थे। उमर ने गाड़ी इस विला के बिल्कुल सामने खड़ी कर दी थी। गाड़ी को गेट के बिल्कुल सामने खड़ा देख चौकीदार भागता हुआ आया था। सर किससे मिलना है आपको? मिलना तो तुम्हारे हिसाब से है, लेकिन अगर वो घर पे नहीं तो मालकिन से मिलने में भी कोई कबाहत नहीं है। नज़ीर दांत न कोसता कह रहा था। उमर ने तंबी नज़रों से उसको देखा था। किसी औरत के बारे में ऐसी बात नहीं करते। नज़ीर खामोश हो गया था। सिकंदर शाह को भेजो, उमर हयात आया है। उमर अब चौकीदार को देखते हुए बोला था। सर वो तो 2 दिन से घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए हुए। जब आएंगे आपका पैगाम पहुँचा दूंगा, आप फिक्र मत करें। पुरटे रटाए सबक की तरह दोहरा रहा था। उमर बगैर कुछ कहे गाड़ी तक वापस गया। विंडो से हाथ अंदर करके गाड़ी की हॉर्न पर हाथ रख दिया था। अब जोर जोर से बगैर रुके हॉर्न बजाए जा रहा था। ड्राइवर हॉर्न को बंद करने के लिए इसकी मेहनत कर रहा था। करीब 1-2 घरों से खिड़की से झांककर इसको मलामत भी की गई थी, लेकिन इसने तो गोया कान लपेट लिए थे। वो बगैर रुके हॉर्न बजाए गया। तकरीबन 5 मिनट बाद गेट खुलने की आवाज़ आई थी। उमर की आंखों में तपिश से भर गई थी। गेट से निकलने वाला आदमी कोई 60 के हिस्से को अबूर करने के करीब था। इसका नीला सिल्क का नाइट गाउन पहन रखा था। इसकी आंखों में गुस्सा लिए वो बाहर आया था। क्या बकवास है ये? शर्म नहीं आती? घटिया लोगों किसी की नींद पर बात करते हो। वो आते साथ ही दहाड़े थे, लेकिन उमर को सामने देखकर जैसे खून खुश्क हो गया था। इसने वापस जाना चाहा, लेकिन बेसूद। SP सर, आप यहाँ सब खैरियत तो है? वो करीब आकर पूछ रहा था। नज़ीर डालो इसको गाड़ी में। उमर इसकी बात का जवाब दिए बगैर बोला था। और फिर सिकंदर शाह के लाख झटपटाने और चीखने पुकारने का असर लिए बगैर
बगैर नज़ीर इसको गाड़ी की पिछले सीट पे बिठा चुका था। वो अभी और शोर करते जब नज़ीर ने इनके कान के पास झुका था। चुपचाप बैठ जाओ शाह साहब, वरना मेरे पास आपकी रंगीन रातों के सबूत मौजूद है और आपकी बीवी बेटी का नंबर भी। नसरीन को जानते तो होंगे ना आप, वो जिसको डिफेंस में कोठी दे रखी है। नज़ीर इनके कानों में जहर उंडेल कर दूर हटा था। सिकंदर साहब का चेहरा लट्टे के मानिंद सफ़ेद हो गया था। उन्होंने बेख्तियार थूक निकला था। क्या चाहते क्या है आप? इनकी सारी हवा निकल गई थी। अब वो जल्द अज जल्द इस सूरत हाल से छुटकारा चाहते थे। जिस हस्पताल के आप मालिक है, इसकी CCTV फुटेज और मेरी एक चीज़ रह गई, आपके हस्पताल में वो भी चाहिए। उमर सुकून से बोला था। इतनी सी बात के लिए आप लोगों ने इतनी बेअदबी की मेरे साथ? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ SP साहब। मैं अभी DIG साहब को कॉल करूंगा। अजीब गुंडागर्दी है, अंधेरी नगरी मचा रखी है आपने। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए गर्रा रहे थे। उमर ने ड्राइविंग करते हुए एक नंबर मिलाया था और मोबाइल पीछे नज़ीर को थमा दिया था। ये पहले ही बेल पे कॉल रिसीव हो गई थी। हाँ बोल भाई, किसी की नींद में डूबी आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी। DIG सर, मैं उमर हयात बात कर रहा हूँ। उमर ने बैठे हुए हाँक लगाई थी। सिकंदर शाह ने मोबाइल नज़ीर के हाथ से उचक लिया था। DIG सर, ये आपके SP मुझे डरा धमका कर मेरे घर से उठा लाए हैं और अब ये चाहते हैं कि मैं अपने अस्पताल की CCTV फुटेज उनके हवाले करूँ। ना उनके पास कोई इजाज़तनामा है, ना वो कुछ और भी कह रहे थे जब इनकी बात काटी गई थी। ज़्यादा बोलो मत, फुटेज दे दोगे तो मान नहीं जाओगे और मैं जानता हूँ ये सब कुछ कितना डरा धमका कर लाए होगे। ये लोग उमर को जो कुछ चाहिए दे दो, वरना बहुत बुरा होगा। अब रख फ़ोन, नींद ख़राब कर दी मेरी। वो झंझलाए हुए थे। उमर क्या है यार, अब ये बरसाती मेन को से भी मैं बात करूँ? वो उमर से कुछ कह रहे थे। उमर ने बात ख़त्म करके कॉल काट दी थी। सिकंदर सब का सारा रंग में चढ़ गया था। कितना भत्ता देता था मिस DIG को, वो बस सोच ही सके थे। ये तो शाह साहब, और किससे बात करनी है? अगर कहे तो IG से भी बात करवा दूँ, इनसे भी अच्छी खासी बातचीत है मेरी। अरे आपके रंग को क्या हुआ? दुख हुआ? देखे, पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। और आप हर बात में साथ देंगे, वो आपका हर बात में साथ देंगे, लेकिन जब अपनी वर्दी वाले भाई की बात आ गई ना, तो वो अपने घर वालों के भी नहीं होते। उमर फ़ख्रिया सा कह रहा था। अब आप बताएंगे, खामोशी से हमारा काम करेंगे या चिक चिक करनी है? देखिए, आपके अस्पताल जाते हैं, हम फजूल बहस करनी पड़ती एक एक से। अब आप चलेंगे तो कितनी इज्जत और एहतराम से होगा हमारा काम। आपको नेकी का मौका मिलेगा और हमारा वक्त बचेगा। कितना अच्छा होगा ना, वो आम से अंदाज में कह रहा था। नज़ीर अपने मोबाइल पे सारी डिटेल्स जमा कर रहा था। हो जाएगा आपका काम। अस्पताल चले, अब इसका अंदाज से पार था। तकरीबन आधा घंटा वो तीनों लोग अस्पताल के सिक्योरिटी रूम में बैठे सुबह निकाह बाद वाली फुटेज देख रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। 1.5 घंटे की फुटेज गायब थी। जिस वक्त हाले और उमर इस सड़क पे बैठे थे, वो फुटेज गायब थी। शाह साहब, 1.5 घंटे की फुटेज कहाँ है? उमर उनकी तरफ देखता संजीदगी से पूछ रहा था। देखिए उमर साहब, मैं आपको सच बताता हूँ, जिस तरह आप ज़ोर ज़बरदस्ती से हमें यहाँ ले आए हैं, उसी तरह आज दोपहर भी किसी ने बिल्कुल इसी तरह 1.5 घंटे की फुटेज मेरी सिक्योरिटी चीफ से डिलीट करवा दी और इसे आज शाम की फ़्लाइट से दुबई भिजवा दिया। अब आप चाहे मुझे मार दें, मेरे अस्पताल को आग लगा दे, जो सच है सो है। इस सिस्टम में सरवाइव करने के लिए हमें सबको काफ़ी दफ़ा ऐसे काम करने पड़ते। मुझे पता था आप चुप नहीं बैठेंगे, इसीलिए मैं आपसे छुपता फिर रहा था। सिकंदर शाह नरमी से कह रहे थे। आपका सिक्योरिटी चीफ फुटेज डिलीट कर देता है। आपका डॉक्टर मेरी इजाज़त के बगैर हमारे मरीज़ के कमरे में किसी को भी जाने दे देता है। आपके अस्पताल में हमारी चीज़ें मिसिंग होती और फिर आप कहते हैं कि हम पुलिस वाले गुंडे हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला तज़ाद है शाह साहब। उमर उनको देखता चुपते लहजे में कह रहा था। आपकी चीज़ें मिसिंग नहीं है उमर साहब, मैंने आपकी चीज़ संभाल रखी है। मेरा और आपका कोई ज़ाती अनाथ नहीं था। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको उतनी फेवर्स दूंगा। मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ। आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी। साथ ही एक लड़की को इशारा किया था। जज साहब बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या ये आपकी मिसिंग चीज़ है? वो कि ये इल्लीगल है, लेकिन खैर, वो इस लड़के के हाथ से एक छोटी सी डिब्बा लेकर इसको खोलते हुए कह रहे थे। अब इनके हाथ में एक नन्हा सा कैमरा था। उमर बेतासुर चेहरे के साथ इनको देखता रहा। अब नज़रें इसकी अब भी मुतलाशी थी। अब भी इसकी खोज मुकम्मल ना हुई थी। उमर उठ खड़ा हुआ, इनके हाथ से कैमरा ले लिया। नज़ीर भी उमर के साथ खड़ा हुआ। शाह साहब, मैंने बहुत कोशिश की थी कि आपका ख़ानदान बचा सकूँ, जिस तरह मैं अपना नहीं बचा सका, लेकिन आप भी काँव निकले। अब आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। मैं आपके पास आया, आपसे इज्जत से बात की, नरमी से अपनी चीज़ें मांगी, लेकिन आपने नहीं दी। अब आप खुद आएंगे और मेरी चीज़ें वापस करेंगे।
میں یہ آپ پہ حالات اتنے تنگ کر دوں گا کہ آپ کو آنا پڑے گا شاہ صاحب۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے سکندر شاہ نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا تھا۔ لعنت ہو تم لوگوں پر، کس پاگل آدمی کے ساتھ پھنسا دیا ہے مجھے۔ اب نہ یہ خود چین سے بیٹھے گا اور نہ مجھے بیٹھنے دے گا۔ وہ سخت پریشان تھے۔ ذرا دور ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں جھانکو تو عمر حیات اپنی گاڑی میں بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس بار ڈرائیونگ سیٹ پہ نذیر تھا، ساتھ نذیر کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس سیکیورٹی چیف کا کیا نام ہے؟ عبدل۔ ہاں، اس کی فیملی کا پتہ لگاؤ نذیر اور شاہ صاحب۔ اس کی ساری ویڈیوز ان کی بیٹی اور بیوی کو بھیج دو۔ کل تک کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی پوسٹ کر دو۔ میرا خاندان نہیں بچے گا تو میں کسی اور کا بھی نہیں رہنے دوں گا۔ سر، بیوی کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہ اس کی محبوبہ کو بھیج دیں؟ نذیر کی چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر موبائل پر نظر جمائے بولنا شروع کیا تھا۔ باہر والی خود بے وفا ہوتی ہے، اس لیے بے وفائی معاف کر دیتی ہے، لیکن گھر والی، وہ چاہے خود دھوکے باز ہو لیکن اس کو اپنا مرد وفادار چاہیے ہوتا ہے۔ ویڈیو بھیجو، پھر دیکھو کس طرح ٹوٹتے ہیں خاندان۔ خیر اب ڈیٹس دو مجھے۔ وہ اب بھی موبائل میں دیکھ رہا تھا۔ اس میں کس طرح کا اس ننھے کیمرے کا سسٹم آن کر رہا تھا؟ سر، فہیم مرزا ایک مہینے سے سوائے شمس سلطان اور کسی سلطان سے نہیں ملا، اور فروہ سلطان کی کال ریکارڈ چیک کروایا میں نے، لیکن کوئی فہیم مرزا کسی ایسے آدمی سے ان کی بات نہیں ہوئی جس کے بنا پر ان پہ شک کیا جائے۔ سیلون والی ساری فوٹیج بھیج دی ہے آپ کو، ای میل کر دی ہے میں نے، اور وہ عبدل، اس کا بھی ابھی کچھ کرتا ہوں۔ کوئی دبئی نہیں گیا، وہ یہیں لالو کھیت میں اس کی کوئی رشتہ داروں کے گھر میں چھپا بیٹھا ہوگا۔ صبح تک اس کو بھی دیکھ لوں گا میں سر، اور کچھ چاہیے تو بتائیں۔ وہ ساری تفصیل بتا کر اب تابع داری سے پوچھ رہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ ساری انفارمیشن سچی ہے؟ 100% جھوٹ ہے سر، بک گئے ہیں سارے، یا پھر صحیح جگہ چیک نہیں کر رہے آپ۔ مجھے 2 دن کا وقت دے، میں سب چیزیں معلوم کر لوں گا۔ آپ اگر کہتے تو فہیم مرزا فروہ سلطان سے ملا ہے، کب، کہاں، کیسے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ملا ہے۔ سیلون والوں نے اتنے آرام سے فوٹیج کیسے دی؟ اور عبدل، اسے آج رات ہی ملنا ہوگا، اسے ڈھونڈ لوں گا میں، مجھ پہ اعتبار کرے۔ وہ یقین دہانی کر رہا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، وہ موبائل کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عمر نے اب سسٹم کو موبائل میں آن کر لیا تھا۔ گاڑی کو قبرستان کی طرف موڑ دو۔ اس نے موبائل سے نظر ہٹائی لی تھی۔ سر، اس وقت نذیر، تم کیوں آج اپنی موت میرے ہاتھوں سے لکھوانا چاہتے ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا کم بولا کرو۔ سوری سر، اب نہیں ایسا ہوگا، وہ شرمندگی سے بولا تھا، اور پھر واقعی قبرستان پہنچنے تک وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہاں پہنچ کر عمر اندر چلا گیا تھا، جبکہ نذیر کو باہر ہی کھڑا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تازہ گیلی مٹی والی قبر کے قریب بیٹھا تھا۔ اس قبر پہ اب تک چڑھائے گئے پھول تازہ تھے۔ عمر کی آنکھوں میں کرب لیے اس قبر پہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ ماموں۔ بڑی دیر بعد اس نے قبر میں سوئے ہوئے آدمی کو مخاطب کیا تھا۔ مس یو یار، آپ ہوتے تو پتہ نہیں چلتا تھا کیا مشکل کیا ہے، مصیبت کیا ہے۔ عمر کو آپ کا بڑا سہارا ہوتا تھا، لیکن اب سب چیزیں میرے ہاتھ سے نکلنے لگی۔ حسن اور حالے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ثبوت نہیں مل رہے، اور آپ سے کیا وعدہ میں نبھا نہیں پا رہا ہوں۔ میں حالے کو کیسے روکوں گا؟ ان کا غم بہت بڑا ہے۔ آپ کو مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ حالے اور حسن کا تو بس باپ مرا ہے، شمس سلطان کا بھائی، یوسف سلطان کا بیٹا، لیکن عمر حیات کا تو باپ، بھائی، دوست، خاندان سب مر گئے ہیں۔ آپ کا جانا میرے لیے سب سے بڑا دکھ ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں۔ ہر بار عمر سے ہی کیوں اس کا خاندان چھینا جائے، ہر بار فروہ کیوں کامیاب ہو؟ اس نے مجھے میرے خاندان سے دور کیا، میری ماں کو اپنی اولاد سے دور کیا، اور آج تو اس نے میرا سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ آپ کی قبر نہیں ہے، یہ عمر حیات کے جذبات کی قبر ہے، اس کے اندر کے انسان کی قبر ہے۔ ان لوگوں نے، پتہ ہے، مجھے آپ کے جنازے سے بھی دور رکھا تھا۔ آپ کا وارث میں بھی تھا، کاش میں نے آپ کی بات مانی ہوتی اور اپنا حق لیا ہوتا۔ اب آنکھیں بند تھی اور منظر کو بھلا کر 10 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ یہ رات ظالم و شفاف تھی۔ اس رات عمر نے نفیسہ حیات کو چھوڑا تھا۔ وہ اپنے سفری بیگ کندھے سے لگائے رات کے اس پہر سڑک کے ایک کنارے پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں پھترائی ہوئی تھی اور چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ وہ اجنبی نظروں سے بار بار سڑک کے چاروں اطراف میں نظر دوڑاتا اور پھر سر کو ہاتھوں میں گرا دیتا۔ اس کو نیند آ رہی تھی، وہ نیند اور بھوک کا بہت کچا تھا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی جب اس کے بالکل پاس ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ عمر فوراً الرٹ ہو گیا تھا اور نیند بھگا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ایک مہربان چہرہ والا آدمی باہر آیا تھا۔ عمر چھپتی آنکھوں سے ان کو دیکھے گیا۔ وہ آدمی اب عمر کے قریب آ کر رکا تھا۔ کیا ہوا برخوردار؟ رات کے اس پہر گھر سے
घर से बाहर इस सड़क पर बैठे बैठे हो, निकाले गए हो या भाग कर आए हो? वो संजीदगी से और नरमी से पूछ रहे थे। इनकी आंखें उम्र की आंखों से मिलती थी, संजीदा और गहरी सी आंखें। ना निकाला गया हूँ ना भागा हूँ, मैं घर छोड़ कर आया हूँ। छोड़ वो छोड़ पे जोर देते हुए बोला था। अच्छा, मतलब बागी हो? फिर तो तुम्हें चाहिए कि मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जगह है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस आदमी के साथ चला जाऊंगा जिससे मिले अभी मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए? उसका लहजा अब मशकूक था। ठीक है, फिर तुम बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मैं तुम्हें ले चलता हूँ, सुलह सफाई करवा दूंगा। इस तरह रातों को घर से बाहर नहीं रहते। वो अपनायत से बोले थे। मेरे माँ बाप नहीं है। वो इनकी तरफ देखे बगैर बोला था। क्या यतीम हो? हाँ, शायद ऐसा ही है। वो अटका था। क्यों? शायद क्यों? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? गुफ्तगू अब दिलचस्प होती जा रही थी। मैं यहाँ अपनी पहचान ढूंढने आया हूँ और शायद अपने ख़ानदान को भी। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो झुंझला सा गया था। आज के बाद तुम्हें सब पता होगा। मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए छत भी है और तुम्हारी पहचान ढूंढने के लिए ताल्लुकात भी। यकीन करो, सेफ रहोगे। कराची का सबसे अच्छा आदमी हूँ मैं। आखिर में इनका लहजा ज़रा शौक हुआ था। मैं आप पे एतमाद नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं अपने दम पे अपने ख़ानदान को ढूंढ लूँगा। इसका लहजा दो टोक था। ये कराची है बेटा, लोगों का समंदर रहता है यहाँ। एक दूसरे को कुचल कर धकेल कर आगे बढ़ने की रेस है यहाँ। अगर चाहते हो कि ना धकेले जाओ ना कुचले जाओ तो मेरे साथ चलो। और किसने कहा तुम्हारी कोई मदद करेगा? मैं तो हरगिज़ नहीं। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा लिए थे। मैं तुम्हें फेवर दूंगा और बदले में फेवर लूँगा। अब अगर चलना है तो चलो, वरना यहाँ बैठे रह जाओगे। हर कोई मेरा सुल्तान जितना नेक दिल नहीं होता जो तुम्हारे लिए गाड़ी से उतर आए। उमर चंद लम्हे खामोशी से इनको तक देखता रहा। और कहाँ लेकर जाएंगी आप मुझे? तुमने खुद ही तो कहा तुम यतीम हो, तो फिर यतीम खाने के अलावा कहाँ लेकर जा सकता हूँ? क्यों ले जाएंगे मुझे? मैं 18 साल का हूँ, यतीम नहीं बालिग हूँ, कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ। आपकी खैरात क्यों लूँ? वो तेवरी चढ़ा कर बोला था। मैं तुम्हें खैरात दे भी नहीं रहा। जिस तरह यहाँ बैठे खाली सड़क पर पहरा दे रहे हो, इसी तरह मेरे और फ्रेंच के गेट पर दे दिया करना और कमाई हुई रोटी खाना। उमर हयात ने मशकूक नज़रों से देखता रहा और फिर कंधे ढीले छोड़ दिए। अगर आपने मुझे डांच देने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आपने मुझसे वादा किया कि आप मुझे फेवर देंगे। अगर नहीं दी तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊँगा। आप मुझे जानते नहीं हैं। बोइन को वॉर्न करता बोल रहा था। उन्होंने वादा नहीं किया था। वो लफ्ज़ों को अपनी मर्ज़ी के मतलब दे रहा था। उन्होंने वादा नहीं किया था। वो लफ्ज़ों को अपनी मर्ज़ी के मतलब दे रहा था। मेराज ने तंजिया नज़रों से उसको देखा था। ब्लैकमेलर की औलाद ना हो तो। ओके सो मिस्टर उमर हयात, अब चले, मेरी बेटी अंदर सो रही है। वो मसालेहत जो अंदाज में बोले थे। उमर बगैर जवाब दिए उनके साथ चलने लगा था। गाड़ी के अंदर बैठते ही मिराज सुल्तान ने एक मैसेज टाइप किया था और उसको जूनियर के नंबर पे भेज दिया था। उमर मुझे मिल गया है, वो मेरे साथ है, फिक्र मत करो तुम। उन्होंने मैसेज करके मोबाइल रख दिया था। थोड़ी देर बाद गाड़ी हेवन की तरफ रवाना थी। पिछले सीट पे बीच में मिराज सुल्तान बैठे थे। इनकी दाई तरफ 12 साला हाले सो रही थी जिसको उन्होंने अपने सीने से लगाया हुआ था और दूसरी तरफ उमर हयात बैठा था। आंखों में भरी नींद, चेहरे पे बेजारी। अलबत्ता इसने दोबारा नज़र उठाकर 12 साला हाले को देखा था, लेकिन बस रश्क की नज़र से। इसकी नींद कितनी बेफिक्र थी। उमर सर। नज़ीर की कंधा हिलाने पर वो होश में आया था। मंजर बलबले की तरह तहलील हुआ था। वो मेहरबान चेहरा अब इसके हाथ नहीं था और यही हकीकत थी, बेहद तल्ख हकीकत। हाँ बोलो। वो नज़ीर को देखकर बोला था। सर, सुबह होने वाली, अब चलना चाहिए, अभी बहुत काम रहते हैं। उमर ने आखिरी नज़र इस कब्र को देखा और उठ खड़ा हुआ। मैं बहुत जल्द दोबारा आऊँगा जब मैं सब कुछ फिक्स कर लूँगा, ओके? वो जैसे इनको तसल्ली दे रहा था। सुबह की फूटने वाली थी। इसको घर जाना था। अभी वाकई बहुत काम बाकी थे। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। पीली चमकीली धूप ने सारे को अपने लपेट में ले रखा था। हर गुजरते लम्हे धूप की गर्मी और तपिश पड़ती जाती थी। इसी वक्त उमर हयात अपने बंगले की 4 दीवारी का जंगला पार करता अंदर दाखिल हुआ था। इसकी आंखें सुर्ख थी। वो रात भर सोया नहीं था और अभी अंदर जाने पर एक और आजमाइश उसके लिए तैयार थी। ये सोच ही इसको थका देती थी। वो आते ही इसके कमरे की जानिब गया था जहाँ हाले थी। वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। इसने दस्तक दी, 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर आवाज़ लगाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब जवाब नहीं दारिद। अब वो परेशान हुआ था और बुलंद आवाज़ में हाले को पुकारता। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा था, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना पाकर वो भाग कर कमरे की लॉक की चाबी ले आया था
اس نے کانپتے ہاتھوں سے لاک میں چابی گھسائی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لاک کھول کر اندر آئی، اس کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ حالے اسی چائے گرے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک سے کمرہ جیسے برف ہو رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار حالے کی طرف لپکا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، اس کا جسم تپ رہا تھا۔ وہ بخار سے پھنک رہی تھی۔ وہ اس کو آوازیں دے رہا تھا، اس کا چہرے کو تھپ تھپا رہا تھا۔ حالے نے ذرا کی آنکھیں کھولی، لیکن عمر کو قریب دیکھ کر اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ عمر نے فوراً موبائل نکالا تھا اور ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ حالے کو بس اس کے ہونٹ ہلتے معلوم ہوتے تھے۔ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ ایک بار پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھ اب سوئی کی چبھن سے کھلی تھی۔ وہ خالی ذہن چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کے بازو میں کینولا لگا رہا تھا۔ اسے اپنا سارا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کا جسم ذرا ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ ڈاکٹر اب عمر سے کچھ کہہ رہا تھا جسے وہ غور سے سن رہا تھا۔ عمر سر، آپ کی مسز نے کسی بات کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کیئر کریں، ان کو ٹینشن نہ دیں۔ ان کا بخار تھوڑی دیر تک اتر جائے گا، اس کے بعد آپ انہیں کوئی نرم غذا کھانے کو دیں۔ یقیناً انہوں نے کل سے کچھ کھایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو رہی، اس وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گئی۔ اگر کچھ پرابلم ہو تو مجھے کال کیجیے گا۔ عمر نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کو دروازے تک چھوڑ کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حالے کو ہوش آ گیا تھا۔ شانو ملازمہ اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھی اس کو چمچ کے ساتھ سوپ لا رہی تھی۔ حالے خاموشی سے پی رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی، سرخ بھورے لمبے بال کندھوں پہ پھیلے۔ وہ 2 دنوں کی بھوکی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی کھا لیتی۔ بھوک واحد چیز تھی جو غم یا خوشی نہیں دیکھتی۔ عمر دروازے کی اوٹ سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کیمرے سے جو اس کو ملا تھا اس نے عمر کے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ یہ سب کچھ حالے کو کیسے دکھائے گا؟ اسی وقت حالے نے اس کو دروازے کی اوٹ میں کھڑا دیکھ لیا تھا، تبھی اس کی آنکھوں میں نفرت بھرنے لگی۔ اس نے شانو کا بڑا ہوا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، وہ شانو کو دیکھے بغیر بولی تھی۔ اس کی نظریں اب بھی عمر پہ جمی تھی۔ بی بی جی تھوڑا سا سوپ پی لے، آپ بہتر ہو جاؤ گی، وہ لجاجت سے بولی تھی۔ میں اگر ایک بار کہہ دوں چلی جاؤ تو چلی جایا کرو، مجھے ملازموں کے پہ چلانا پسند نہیں ہے، وہ اب کے نرمی سے بولی تھی۔ شانو خاموشی سے برتن سمیٹتی چلی گئی تھی۔ عمر اب دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، سینے پہ بازو باندھے نرم سی نظروں سے حالے کو دیکھتا۔ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، آپ نے کل جو بیان دیا اس کی وجہ سے اب مجھ پہ انکوائری بیٹھے گی اور پھر شاید تبھی میں بحال ہو سکوں۔ اس کے لہجے میں کوئی دکھ نہیں تھا، وہ بس سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ مجھے تمہاری شکل دیکھنے اور تمہاری آواز سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے سامنے کم سے کم آیا کرو۔ جب تمہیں دیکھتی تمہارا قتل کرنے کا ارادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ آپ کے والد جج صاحب تھے نا؟ وہ اس کو دیکھتا اس کے قریب آتا کہہ رہا تھا۔ آپ کو اتنا تو پتا ہوگا، کسی کو سزا سنانے سے پہلے اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اس کے خلاف ثبوت دیکھے جاتے ہیں اور اس کے خلاف گواہیاں لی جاتی، پھر کہیں جا کر اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کون سی گواہی ہے؟ کیا چیز مجھے مجرم ثابت کرتی ہے؟ وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ حالت بیٹھ سے اٹھی تھی، نقاہت اور درد کی وجہ سے اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، سر بری طرح گھوم رہا تھا، لیکن وہ اپنے پیروں پہ زور دیے کھڑی رہی۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، بازو سینے پہ لپیٹے، آنکھوں میں چبھن لیے۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے تم نے مجھے پرپوز کرتے ہو، پھر اچانک میں اپنی شادی کی رات پارلر سے اغوا ہو جاتی ہوں اور CCTV فوٹیج میں کسی اور جگہ بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ میری فیملی کو ہسپتال کا اجازت نامہ، ہماری تصاویر اور وہ ویڈیوز موصول ہوتی ہے جو کہ میرے لیے متنازع ہے، اور ان سب تصاویر اور ویڈیوز میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبح کو میں تمہاری گاڑی کی ڈگی میں نیم مردہ سے پڑی ہوتی ہوں، وہ گاڑی تمہارے گھر میں ہوتی ہے، تم ساری رات منظر سے غائب ہوتے ہو۔ یہ سارا کام اتنی پروفیشن سے ہوتا ہے کہ کسی ایک کو سراغ نہیں ملتا، تمہارے علاوہ اتنی پرفیکشن سے کون کام کر سکتا ہے؟ تم اگر یہ کہو گے کہ میری چچی، تو تم جھوٹ بولو گے، وہ الزام لگا سکتی ہے، میرے اغوا کا پلان بھی بنا سکتی ہے، لیکن وہ کرمنل نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کسی گنڈے کو ہائر کر سکتی ہے، اور گنڈے موالی ایسے پرفیکٹ کام نہیں کرتے۔ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بولتی، اس کے سامنے سے ہٹی تھی۔ وہ باہر جانے کو قدم موڑے تھی جب اس کو عقب سے عمر کی آواز بلند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حالے دروازے کی چوکھٹ پر رک گئی تھی۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں معاف کر دوں گی تمہیں؟ تھانے جا رہی ہوں میں، پہلے تم پہ اغوا کی FIR کٹواؤں گی، اس کے بعد تم سے خلا کا کیس دائر کروں گی۔
تو میں تم سے گھر کی چار دیواری میں بھی طلاق لے سکتی ہوں، لیکن اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ آخر تمہیں بھی وہ ذلت جھیلنی چاہیے جو میں نے جھیلی ہے۔ یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے پیچھے سے حملہ کرنا پسند نہیں ہے۔ میں کل رات ہسپتال گیا تھا، مجھے وہاں سے کچھ ملا ہے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بول رہا تھا، کچھ ایسا جس کے بعد آپ کے پاس مجھ سے بڑے دشمن ہوں گے، جس کے بعد آپ خود پہ کی گئی زیادتیاں بھول جائے گی۔ آپ کو چاہیے ایک بار دیکھ لے۔ وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتا اگر اس کو حالے کے چلے جانے کا خوف نہ ہوتا۔ حالے اس کی بات نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی۔ جب عمر نے ایک بار پھر آواز لگائی تھی، آپ کے باپ کو قتل کیا گیا ہے حالے، وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ حالے جہاں تھی وہیں رک گئی، ساکت، متحر شل۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے عمر کو دیکھی گئی۔ شوق، بے یقینی، صدمہ کیا تھا جو اس وقت اس کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے خود کو بولتے سنا۔ میرے پاس ثبوت ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حالے نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا تھا۔ عمر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے حالے نے جھٹک دیا تھا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ آرام کریں، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پلیز آپ لیٹ جائیں تھوڑی دیر۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا، مجھے دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس، کس نے کیا ہے یہ سب بتاؤ مجھے۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی، میں آپ کو کوئی بھی ثبوت صرف تب دوں گا جب آپ کی اپنے پیروں پہ چل کر میرے پاس آئے گی، صحت مند اور کنٹرولڈ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بھی چیز نہیں دکھاؤں گا۔ سو مسز حالے سلطان، اپنے بیڈ پہ واپس جائیے اور آپ صرف تب آئیے گا جب آپ کو کسی چوکھٹ کا سہارا نہ لینا پڑے۔ لڑکھڑاتے قدم سچ نہیں سن سکتے۔ آپ کے اغوا کا الزام تو پہلے ہی لگ چکا ہے مجھ پر، اب آپ کو سچ بتا کر قتل کا کیس خود پہ نہیں لگوا سکتا۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈھک بھرتا چلا گیا تھا، جبکہ حالے اسی دروازے کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس وقت اس کو اپنے ساتھ ہونے والا کوئی ظلم یاد نہیں تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو بس اپنا باپ۔ کوئی کیسے کسی کا باپ اس سے چھین سکتا ہے؟ مہرماں ٹرالی میں چائے اور ناشتے کا سامان لیے یوسف سلطان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس نے سادہ سبز رنگ کا لون کا سوٹ پہن رکھا تھا، بھوری آنکھیں ہلکی سرخ تھی، شاید نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے۔ اس نے کمرے کے دروازے پہ دستک دی تھی، پھر دروازہ پورا کھول کر اندر چلی گئی۔ یوسف سلطان اپنے پیر پہ بیٹھے تھے، وہ 2 دن میں ہی صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ مہر نے ٹرالی ان کے سامنے رکھی اور اب وہ ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ مہر، میری حالے کہاں ہے؟ کچھ پتا کرو اس کا، کوئی لے آؤ اس کو۔ میں نے رات معراج کو دیکھا، وہ میرے خواب میں آیا تھا، وہ مجھ سے بڑا ناراض تھا، میری حالے کی وجہ سے میں نے اس کو نکال دیا۔ یہ میں نے کیسے کیا؟ خدا کے لیے اسے لے آؤ، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، اسے لے آؤ۔ وہ مہر کو دیکھتے رہتے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ چائے بن چکی تھی۔ مہر نے چائے ان کی سائی ٹیبل پہ چائے کا کپ رکھا تھا اور خود ان کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھی، ان کا بوڑھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یوسف سلطان نے جھٹکا نہیں تھا، اس کے اندر تک سرشاری پھیل گئی تھی، وہ اس کے لیے سفیر سے بھی بڑی نعمت تھے۔ ابا، وہ چلی گئی ہے، میں نے اس کو روکا، حسن نے بھی روکا، لیکن وہ نہیں رکی۔ معراج بابا نے، انہوں نے کل حالے کا نکاح اس عمر حیات کے ساتھ کروا دیا تھا، وہ اب یہاں نہیں آئے گی۔ ابا، وہ بڑی ضدی ہے، بالکل امی کی طرح۔ آپ صبر کریں، کچھ وقت تک صبر، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گی، کیونکہ میں ابا مہرماں آپ سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ میرے پاس سب سے قیمتی تعلق آپ ہیں، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، میرا خاندان بس آپ ہے، میں اسے لے آؤں گی ابا آپ کے لیے۔ وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے یقین دہانی کروا رہی تھی۔ یوسف سلطان نے اس کا ہاتھ ذرا سا اونچا کیا اور اپنے قریب لا کر چوم لیا۔ میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں مہر، بس مجھے میری حالے لا دو۔ تم لا سکتی ہو، تم ہی لا سکتی ہو۔ مہرماں شر رہ گئی، بالکل ساکن، اس نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ ابا نے مجھ سے یہ کہا، وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ بامشکل خود سن پائے۔ مہر، تم بتاؤ نا بیٹا، وہ کیسی ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ کل تم مجھ سے ملی تھی نا؟ ان کی آواز بے تاب تھی۔ ابا، وہ جلدی نارمل ہو جائے گی، وہ ان کو دلاسا دیتی جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ اس کو اٹھتا دیکھ ہراساں سے ہو گئے تھے۔ ابا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ نے مجھے اتنا ہی وقت دیا تھا، اب ہم شام کی چائے پہ ملیں گے، مجھے ساری ترتیب یاد ہے، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ لعنت بھیجو ترتیب پہ، تم یہاں بیٹھو میرے ساتھ، مجھ سے باتیں کرو، حالے کی بات، معراج کی بات، مت جاؤ تم۔ وہ ایسی بے بسی سے بولے تھے کہ مہر کا دل پسیجا تھا، وہ بیٹھ گئی تھی۔ اسے سے زیادہ کیا چاہیے ہوگا، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ یہ وقت بھی عجیب شے ہے، ایک سے اس کا باپ لے گیا تھا تو ایک کو باپ کی شفقت مل گئی تھی۔ وقت نے اگر کسی کو
नवाजा था तो वो महरमा वहाश थी। उमर के जाने के बाद हाले मरी मरी कदमों से उठी थी और दराज पे पड़ी सब दवाइयों को मुट्ठी में भर कर फाँक लिया था। इसका जिस्म भी नकाहत ज़दा था, इसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वो चंद लम्हे बेड पर बैठी गहरी सांस लेती, खुद को पुरसुकून करती रही और फिर बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई। शायद इन गोलियों में कोई नींद की गोली भी थी, जिसकी वजह से इसको लेटते ही नींद आ गई थी। इस वक्त जब इसकी आँख खुली तो करवट के बल अपने बेड पर लेटी थी। कंफर्टर इसके ऊपर सेट था, बुखार उतर चुका था और अब जिस्म का दर्द भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। थोड़ी देर तक इसी तरह पड़े रहने के बाद वो उठ बैठी थी। सुबह उम्र की बात एक झमाके के साथ इसके जहन में आई थी। इसकी धड़कन तेज़ होने लगी थी, दिल में दर्द सा उठने लगा था। वो हिम्मत करते उठी थी, वॉशरूम में बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो काफ़ी फ्रेश लग रही थी, अलबत्ता आंखों का कर्व वाज़ेह था। वो कमरे से निकल कर नीचे आई, शानो से उम्र के बारे में पूछा तो छत पे बैठा था। शानो इसको रास्ता समझा दिया। इसने जैसे ही छत पे कदम रखा उमर सामने जय नमाज से बैठा नजर आया। हालांकि आंखों में किरचियाँ सी भरने लगी। वो खुदा के बंदों को रुस्वा करने के बाद अब खुदा को मनाने में लगा था। वो चलती हुई इसके बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। ऐन उसके अक़ब में उसने उमर की पीठ को देखते बोलना शुरू किया, बाबा कहते हैं हुकूकुल इबाद में हेरा फेरी करने वाले हुकूक अल्लाह भी नहीं निभा सकते। अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी कि उसकी मखलूक से मोहब्बत करो, उनके हक़ ना खाओ, उन पर जुल्म ना करो, उसकी बनाई हुई चीज़ों से मोहब्बत करो, जिनसे वो मोहब्बत करता है उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह ने मुझे बड़ी मोहब्बत से बनाया होगा, वो मुझसे भी 70 माउस जितनी मोहब्बत करता होगा। तुम मेरे साथ जुल्म करके अब अल्लाह के आगे कैसे ख़ुद को क्लियर करने आए हो? तुम्हें खुदा से शर्म नहीं आती? वो तंज़ील लहजे में कह रही थी। उमर इसकी जानिब नहीं देखा था। इसकी नज़रें डूबते सूरज और नारंगी से सियाहते आसमान पे जमी थी। मेरी अम्मा कहती है अल्लाह के साथ अपना मामला हमेशा दुरुस्त रखो। बंदों का क्या है, शिकवा शिकायत करना उनका काम है। हुकूकुल इबाद कभी न कभी ठीक हो जाते हैं या कर लिए जाते हैं। हुकूक अल्लाह न ख़राब हो किसी भी नफ़रत या मोहब्बत की वजह से। जो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है वो बंदों के दिल आपके लिए नरम ही कर देगा, उनसे आपके मामला दुरुस्त ही करवा देगा, आपके दिल से भी मोहरे हटा देगा। बस शर्त ये है कि उसको ना छोड़ो, उससे ताल्लुक़ जोड़े रखो, दर्द में, मुसीबत में, गम में, खुशी में, हमेशा। और बात अगर शर्म की है तो अम्मा कहती है अल्लाह से कुछ भी कहने में शर्म महसूस न करो, उससे कहो जो दिल में है, जो दिमाग में है, सब कह दो। वो खुदा है, उससे हमारी बात करने की ज़रूरत नहीं, हमें है। अगर हल चाहिए तो उससे बात करो, बग़ैर शर्माए, बग़ैर झिझके, उससे मदद मांगो, उससे पुकारो। हुकूक अल्लाह में कोताही ना करो। हुकूकुल इबाद खुद ब खुद दुरुस्त होने लगेंगे, क्योंकि जो खुदा के सामने झुकता है, उससे मोहब्बत करता है, उससे डरता है, उसके बंदों के साथ गलत कर ही नहीं सकता। अल्लाह उसका दिल खुद नरम कर देता है, बिल्कुल चिड़ियों की तरह। मुझे आपकी बातों से कोई सरोकार नहीं। उमर इधर देखो, मैं अपने कदमों पे खड़ी हूँ। मुझे बताओ मेरे बाप के साथ क्या हुआ है? आखिर में इसकी आवाज़ कांपी थी। अपने वालिदैन की बीमारी या मौत के बारे में बात करना किसी भी औलाद के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। वो खामोशी से उठा था, जय नमाज तय की थी और नीचे चला गया था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक लैपटॉप था और USB थी। वो वही छत पर पड़े एक मैट पर बैठ गया था। हाले को इशारे से बैठने का इशारा किया था। वो मारे बंदे इससे ज़रा फासले पर बैठ गई थी। वो वाकई अपने ख़ानदान के आदमी को वहाँ अकेला छोड़कर नहीं आया था। वो किसी ऐसे को छोड़कर आया था जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता, जिसकी वफादारी गैर मशरूत थी। इसने वहाँ कैमरा छोड़ा था, इसने वहाँ मशीन छोड़ी थी। इंसान झूठ बोल सकते हैं, मशीन नहीं। उमर ने USB कनेक्ट की थी। फाइल्स पे क्लिक करते इसने USB में मौजूद वाहिद वीडियो प्ले का बटन दबाया था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक मंजर उभरा था। मीराज सुल्तान तकियों से टेक लगाए नींद दराज थे। हाले ने बेख्तियार अपने दिल पे हाथ रखा था। वो अब कभी इनको इस तरह नहीं देख पाएगी। इसका दिल डूब कर उभरा था। इसी वक्त अस्पताल के इस पुरतैश वार्ड में शम्स सुल्तान दाखिल हुए। इनके हाथ में एक आसमानी रंग की मोटी फाइल थी। वीडियो क्लियर थी। इस वीडियो से उभरती आवाज़ें क्लियर थी, कानों में पिघलता शीशा डालती आवाज़ें रूह खींचते मंजर सब क्लियर थे। हाले बगैर पलक झपके सांस रोके इस मंजर को देखे गई। वो मीराज सुल्तान के पास रखे सोफे पे बैठ गए थे। उमर ने कुछ मनाज़िर स्किप किए थे। अब इसने दोबारा वीडियो को चंद मिनट आगे से शुरू किया था। शम्स सुल्तान अब कह रहे थे, भाईजान मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जानता हूँ सही वक्त नहीं, लेकिन बहरहाल करना तो है ही। कारोबार को डीले नहीं किया जा सकता। असल में बात यह है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं
کیا کر سکتا ہوں شمس؟ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ پراپرٹی ہے، میرے پاس تو بس ایک گھر ہے اور ایک دو پلاٹس۔ میں گھر میں حالے کا نام کر چکا ہوں، ایک دو پلاٹس گھر میں حالی کا نام کر چکا ہوں، اور دونوں پلاٹس حسن کی پڑھائی اور شادی کے لیے ہیں، وہ میرے بچوں کی سیفٹی ہے۔ تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ شمس مسکرائے تھے۔ آپ بھول رہے بھائی جان، آپ کے پاس ہیون ہے، اب بھی لوگ اس کو مارکیٹ پرائس سے ڈبل پرائس پہ خریدنے کو تیار ہے۔ وہ ہسپتال اور ہیون کے ساتھ والی زمین، آپ یہ سب کیسے بھول گئے بھائی جان؟ اگر ان سب میں سے کوئی ایک جگہ بھی بیچ دی جائے تو ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ مل جائے بھائی، پھر دیکھیے گا ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ میراج سلطان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کس نے کہا اب وہ کاروبار ہمارا ہے؟ ان کی ٹھنڈی آواز جیسے شمس کو برف کر دیا تھا۔ جس دن میں یہاں سے باہر آؤں گا میں تمہاری کمپنی سے اپنے شیئرز نکال لوں گا، میں اپنا 25% لے لوں گا، کیونکہ اب میں مزید تمہارے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ جو لوگ میری اولاد کے نہ ہو سکے وہ میرے کیا ہوں گے؟ تم لوگوں نے میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھایا، وہ بھی تب جب میں صرف ہسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ اگر میں مر گیا تم تو میرے بچوں کی بوٹیاں نوچ لو گے۔ شمس، میں اب سلطان منزل بھی نہیں واپس آؤں گا، میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو رہا ہوں۔ میں تمہارے اور میرے راستے آج کے بعد علیحدہ ہے۔ نہیں بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے اس وقت۔ اگر آپ نے اپنے شیئرز نکال لیے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مارے بوکھلاہٹ کے یہاں وہاں چکر لگانے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، تم اسٹیبل ہو جاؤ۔ میں بھائی ہوں تمہارا، تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہارے پاس بس 6 مہینے ہیں، اس کے بعد میرا تمہارے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو تم میرا ایک پلاٹ بیچ دو اور جب تم اسٹیبل ہو جاؤ تب واپس کر دینا۔ وہ سہولت سے کہہ رہے تھے۔ مجھے آپ کا پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے ہیون چاہیے۔ آپ کو ایک بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ حالے میرے گھر آتی، ہیون مجھے مل جاتا، لیکن آپ کی بد کردار بیٹی سے یہ برداشت نہ ہوا اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ لیکن اب آپ کو میرا کام کرنا ہوگا، ہیون مجھے دینا ہوگا۔ بھائی، اگر میں آپ کے بچوں پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں تو انہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے تو خاموشی سے ہیون کو میرے نام کر دے، آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ تیش سے چلا رہے تھے، جبکہ معراج ٹھنڈی اور پرسکون نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ تم میرے بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہو شمس؟ کچھ دیر قبل تو تم کہہ رہے تھے کہ تم میرے بھائی ہو، اور ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ شمس کی آنکھوں کا تاثر یک دم بدلا تھا، وہ ان کی آنکھوں میں بے حسی اور سرد مہر رہی تھی۔ ترک کہاوت ہے، جب کوئی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو پوچھ لینا حابیل یا قابیل۔ میں قابل بن گیا ہوں بھائی، آپ نے بنا دیا ہے۔ ہمیشہ آپ سے برتری کی خواہش کو دل میں دبا کر رکھا، لیکن آج نہیں۔ ہمیشہ آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا، لیکن اب نہیں۔ آپ کو میرے لیے کچھ کرنا ہوگا بھائی۔ ساری زندگی میں کیوں قربانی دوں؟ کبھی میرا سلطان کیوں قربانی نہ دے؟ ہمیشہ میں ہی کیوں ناکام رہوں؟ کبھی آپ کیوں ناکامی کا منہ نہ دیکھیں؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بھائی، لیکن اب اور نہیں۔ اب آپ کو میرے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آپ آدھے مر چکے ہیں، اب آپ کو پورا مر جانا چاہیے، یا پھر آپ کے بچوں کو ان کو مر جانا چاہیے۔ میں آپ کے بچوں کو مار دوں گا بھائی۔ وہ پاگلوں کی طرح تیز تیز بولتے اس وقت کوئی جنونی لگ رہے تھے۔ میرا سلطان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جاؤ شمس، مار دو، ایک گولی نہیں 4 مارو۔ اگر میرے بچوں کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے تو مار دو جا کر، اور ان کی زندگی لکھی ہے تو تم چاہے پورا پسٹل ان پہ خالی کر دو، وہ بچ جائیں گے۔ ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے تم شمس۔ تم مجھے میرے بچوں کی موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ میرے پاس دن میں 10 لوگ آتے ہیں بالکل تمہاری جیسے، ایسی دھمکیاں مجھے روز ملتی ہے، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، سو بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ، گیٹ لاسٹ۔ شمس ہنسنے لگے تھے، زور زور سے، یہاں سے وہاں گھومتے ہنستے جاتے تھے۔ آپ نہیں جانتے میں کیا کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ میں آپ کے بچوں کو گولی سے نہیں ماروں گا، میں حالے اور اس لڑکی کی تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، ساری دنیا اس پہ تھو تھو کرے گی، اس کی دوستیں، اس کا خاندان، ہر کوئی اس کے کردار پر بات کرے گا۔ وہ باہر جانے سے کترائے گی، اس کا شخصیت مسخ ہو جائے گی، آپ کی بیٹی جیتے جی مر جائے گی۔ بھائی، ذلت سے بڑی موت کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کا بیٹا ہر روز اپنی بہن کو دیکھے گا تو اس کو سب کچھ یاد آئے گا، اس کے دوست، اس کا سرکل، ہر کوئی اس کے طنزیہ نظروں سے دیکھے گا، ہر کوئی اس کی بہن کی بات کرے گا، پہلے وہ ڈیفینڈ کرے گا، پھر غصہ کرے گا، اور ایک دن وہ سب سے بیزار ہو جائے گا، وہ سوشل ہونا چھوڑ دے گا، وہ کالج چھوڑ دے گا، وہ اپنی بہن سے لڑے گا، خود سے منہ چھپائے گا، وہ ڈیمیج ہو جائے گا بھائی۔ اور اس سے بڑی موت کون سی ہوگی؟ وہ ہنسے تھے، زہر خند ہنسی۔ آپ کو چاہیے کہ ہیون خاموشی سے میرے نام کر دے بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ قربانی دے، یا تو اپنے بچوں کی یا پھر اپنی جائیداد کی، کیونکہ اب شمس سلطان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں قابل بن گیا ہوں بھائی، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آج قابل کے ہاتھوں کس کی موت ہوگی۔ اگر آپ کے بچوں کی نہ ہوئی تو وہ رکے تھے بس ایک لمحے کی،
लम्हे को तो आपकी मौत होगी। भाई मैं आपको मार दूंगा लेकिन हेवन नहीं छोड़ूंगा। मिराज सुल्तान ने शौकी नज़रों से शम्स को देखा था। मैं तुम्हारा भाई हूँ शम्स, वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोले थे। तुम मुझे मार दोगे, तुम मेरे बच्चों को मार दोगे, तुम क्या बन रहे हो यार, क्या हो गया है तुम्हें, हम दोनों के दरमियान ऐसा क्या आ गया है। तुम मेरे भाई हो शम्स, मेरा वारिस, तुम मुझे मार दो, आओ मार दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा सुकून ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी नींदें उड़ जाएगी, गिल्ट तुम्हें मार देगा। मुझे मार कर अपने साथ जुल्म मत करो, मेरे बच्चों के साथ जुल्म मत करो। हसन बहुत छोटा है, हाले के बगैर मेरी सांस उखड़ती है। अपने और मेरे साथ जुल्म मत करो, हर जुल्म का बदला देना पड़ता है, ये मत करो। मेरे भाई मेरी बात सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम मेरा 25% ले लो। ये मैं मौत के डर से नहीं कह रहा, ये मैं अपने भाई को गुनाह से बचाने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरे प्लॉट्स बेच दो, मेरा घर बेच दो, तुम्हें हेवन भी दे देता, खुदा की कसम में दे देता। लेकिन शम्स, मैंने मस्जिद में बैठकर अपने खुदा से वादा किया था कि मैं हेवन प्रोजेक्ट को कभी भी अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। कोई मोहब्बत, कोई चाहत, किसी भी जज्बे को खुद पे हावी नहीं होने दूँगा। मैं खुदा के साथ किया वादा नहीं तोड़ सकता और तुम्हें खुद के साथ और अपने साथ जुल्म करने नहीं दे सकता। मेरे भाई, खुद के साथ जुल्म मत करो, काबिल मत बनो। वो इनको देखते हुए नरमी से कह रहे थे। इनके लहजे में भाई के लिए मोहब्बत थी, फिक्र थी, खुलूस था। शम्स चंद लम्हे इनको सुना था, देखा था, इनकी बातें अपने जहन में जज्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, अब नहीं। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अपनी गर्दन में नफ़ी में हिलाई थी। आपकी जज्बाती तकरीर मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। मैं एक मशीन हूँ, एक रोबोट। मेरा मकसद बस पैसा है, मेरा इश्क, मेरा जुनून बस पैसा है। ऐसी लफाजियों ने कई साल पहले मुझ पर असर अंदाज होना छोड़ दिया था। मेरे सीने में कोई दिल नहीं जो पिघल जाए। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं आपने हमेशा अपनी इन्हीं बातों की वजह से मुझ पर बरतरी हासिल की, मुझसे बेहतर पाया। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया आपको हक पहुंचता है कि आप मुझे हज़ारों लोगों के बीच में खड़े होकर थप्पड़ मारे। मैं कितने दिन शर्मिंदा रहा, आपको अंदाज़ा है। आपने मुझसे माफ़ी तक नहीं मांगी भाई। हमेशा आपने मेरे साथ यही किया है, ख़ुद को बेहतरीन साबित किया और मुझे लूज़र, मुझे फेलियर। उन्होंने अपनी पेशानी पे आया पसीना साफ किया था। आज नहीं, आपकी बातें आज नहीं सुनूंगा। आपको बस एक काम करना है, बस एक। उन्होंने लपक कर आसमानी फ़ाइल उठाई थी और मिराज के बिल्कुल सामने जा खड़े हुए थे। इस फाइल पे साइन कर दे भाई, आपको करना होगा, क्योंकि अब आप मुझे नहीं रोक सकते। आपको चाहिए कि अब आप घर बैठना चाहिए। वैसे भी आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया है उसके बाद सारा शहर हम पे थू थू कर रहा है। बस आप साइन कर दे प्लीज़। वो इनके हाथ में ज़बरदस्ती पेन थमाते हुए कह रहे थे। ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? इनके सुकून में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया था। शम्स दिल खोल कर मुस्कुराए थे। इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि आप मिराज सुल्तान अपना हेवन प्रोजेक्ट मुझे यानी शम्स सुल्तान को बेच रहे हैं। इसके बदले मेरी कंपनी की 25% शेयर्स खरीद रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरी कंपनी की 25% शेयर्स की वैल्यू बामुश्किल आपके हेवन के प्रोजेक्ट की कीमत के 40% के बराबर हो जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा कीमती है, वो हीरा है और आपको इसको कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। लेकिन हम तो भाई हैं ना। आखिर में तंजिया से हंसे थे। साइन कर दे भाई, साइन। अब के महराज के चेहरे पे इज़्तिराब फैला था। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ, बकवास है ये। मैंने वो 25% खरीदे हैं। मैं तुम्हें पे कर चुका हूँ शम्स, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें रकम दी थी, अपने असासे दिए थे। ये बकवास है, झूठ है ये। इनकी आवाज़ हकलाने लगी थी। शम्स ने इस्तेहज़ाई नज़रों से उनको देखा था। अच्छा, क्या बाकी क्या सबूत है आपके पास कि आपने मुझसे वो शेयर्स खरीदे थे और आपने रकम भी अदा की थी? कोई मुआहदा, कोई कागज़ का टुकड़ा, कुछ तो होगा। कहाँ है कुछ बताए भाई, क्या सबूत है आपके पास? आज तक मेरी कंपनी सब शेयर्स मेरे नाम पर है भाई। आप के जो 25% बता रहा हूँ, इसे मेरी इमदाद समझ लें। और मिराज सुल्तान को तो जैसे ट्रक ने कुचल दिया। वो साकित हो गए, बिल्कुल बर्फ। मैंने कहा था शम्स, हम मुआहदा कर लेते, लेकिन तुमने बस रकम ली। तुमने कहा तुम मेरे भाई हो। उनकी आवाज़ टूटी फूटी थी। शम्स के चेहरे पर मकरूस मुस्कुराहट आई थी। वो इनके करीब झुका था, बिल्कुल कान के पास। जब कोई आपसे कहे कि मैं आपका भाई हूँ तो पहले पूछ लेना चाहिए हाबिल या काबिल। वो इनके कानों में सुर फूंक कर पीछे हटे थे। मिराज सुल्तान का हाथ सीधा अपने दिल पर गया था। कई साल कबल जब मिराज सुल्तान ने शम्स ने इनकी कंपनी, जो कि यूसुफ सुल्तान के नाम थी लेकिन विरासत में शम्स के हिस्से में आनी थी, अभी इसकी कागजी कार्रवाई नहीं हुई थी, इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहे थे, तब शम्स ने इनसे कोई मुआहदा नहीं किया था। बस लफ्जी बातें हुई थी और मिराज सुल्तान ने सारी रकम
रकम शम्स के हवाले कर दी थी। कंपनी से मिलने वाला मुनाफा 25% मेराज सुल्तान को मिल जाया करता था। मेराज के सीने में दर्द शुरू हो गया तो वो अपने सीने पे हाथ रखे दोहरे होने लगे थे। इनका सांस अटक रहा था। डॉक्टर 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 को बुलाओ। शम्स मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उमर उमर को बुलाओ। शम्स उमर को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। शम्स भाई जाओ डॉक्टर को बुलाओ। शम्स मेरा माल गज़ब नहीं कर सकते तुम, गाजिब मत बनो, मेरे बच्चे का हक है। मेरा हसन वो छोटा है बहुत, मुझे मरने मत दो। वो डॉक्टर को बुलाओ। हाले का क्या होगा शम्स, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। डॉक्टर को बुलाओ। हसन वो बहुत छोटा है। इनके अल्फाज टूटे फूटे थे, दर्द शदीद था। वो अपना सीना मसल रहे थे। इनका चेहरा सुर्ख होने लगा था, जिस्म पसीने से शराबोर था। शम्स भवे भींचे इनको देखे गए। आपका दामाद आ ही जाएगा भाई, लेकिन आज आपको साइन करने ही होंगे। शम्स ने उनके हाथ में ज़बरदस्ती पेन थमाई थी और फाइल अपने हाथ में ले रखी थी। मेराज के हाथ से पेन छूटा था। इनके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार नफ़ी कर रहे थे। उमर को बुलाओ। उमर डॉक्टर को बुलाओ। शम्स मैं भाई हूँ तुम्हारा, दर्द हो रहा है, बुलाओ डॉक्टर को। लेकिन शम्स तो जैसे इनकी सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने मेराज के सीने पे दबाव डालकर इनको अस्पताल के बेड पे धक्का दिया था। अपने सीने पे हाथ रखे वो नीम मुर्दा से गिर गए थे। इनकी आंखों में शौक था, बेयकीनी थी, बेबसी थी, गुस्सा था। वो उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने खुद को आज तक इतना कमज़ोर महसूस नहीं किया था। वो उठ के शम्स को दूर हटाना चाहते थे, लेकिन हिलने जुलने से इनकारी थे। शम्स उनको अगर गिरा कर खुद इन पे हावी हो गए थे और इनका एक हाथ पकड़कर इसमें एक बार फिर पेन थमाया था। अब की बार उन्होंने मेराज का हाथ छोड़ा नहीं था, बल्कि अपने हाथ से इसको पकड़ा था। मेराज सुल्तान के जिस्म से जैसे सारी तवानाई निकल गई थी। वो बेदम होकर गिर पड़े थे। इनका दिल रुकने लगा था। दर्द ऐसा था कि अल अमान। शम्स ने इनका हाथ पकड़कर एक जगह साइन किया था। वो सारा दिन साथ होते थे। इनकी साइन से वक्फियत थे। ये हैवन के कागजात थे। उन्होंने सफ़ा पलटा था और एक मतलूबा जगह साइन किया था। ये हैवन से मुल्हक़ा ज़मीन के कागज़ थे। सफ़ा पलटे थे, दो आखिरी साइन हुए थे। ये हैवन अस्पताल और हैवन स्कूल के कागजात थे। शम्स पीछे हट चुके थे। इनका काम हो गया था। मेराज सुल्तान की उम्र भर की कमाई लुट चुकी थी। शम्स सुल्तान ने फातिहाना नज़रों से इस आसमानी फ़ाइल को देखा था और एक नज़र मेराज सुल्तान के बेजान वजूद को भी देखा था। एक लम्हे को, बस एक लम्हे। इनका दिल डूबा था, लेकिन अगले ही लम्हे इनकी आंखें सफ़ाक हो गई थी। हर किस्म के जज्बात से आ रहे। इसी वक्त वीडियो बंद हो गई थी। लैपटॉप स्क्रीन तारीख हो गई थी। लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हाले के काटो तो लहू नहीं बदन में। वो शिश्तर से बैठी थी। इसका सारा जिस्म काँप रहा था। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो शौक थी। इसके बाप को घेर कर मारा गया था। वो कर्ब की इंतहा पे थी। पास बैठे उमर के तासुरात सपाट थे। अलबत्ता इसकी आंखों का ज़ख्मीपन दिल दहला देता था। हाले का शौक और गिल्ट ख़त्म हो गया था। अब वो कबूल करने का मरहला था। इसने कबूल कर लिया था, इसका बाप मर गया। हाले की आंखों में हल्की सी नमी आई थी और फिर इसकी आंखें डबडबाई थी और यकदम इसकी आंखों का पानी का रेला बहने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे बच्चे रोते हैं। उमर इसको रोते हुए देखता रहा। इसे आज ये आंसू बुरे नहीं लगे थे, आज ये आंसू नेमत लगे थे। बाबा मेरे बाबा मर गए, वो मर गए। उमर तुमने देखा वो मर गए। उनको मार दिया गया, हमें यतीम कर दिया गया। मेरा भाई यतीम हो गया, मैं यतीम हो गई। मेरे बाप को मार दिया गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई किसी के बाप को कैसे मार सकता है? अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, मेरा बाप मर गया। या अल्लाह, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा बाप मर गया, वो तो मेरे चचा थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अल्लाह, वो आसमान की तरफ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से रोती जाती और कहे जाती, मेरा दिल बंद हो रहा है। अल्लाह, कोई किसी के बाप को कैसे मार सकता है? आप ऐसे कैसे होने दे सकते हैं? किसी का बाप कैसे मार सकता है कोई? आप कैसे ऐसा होने दे सकते हैं? ये जुल्म है अल्लाह। आप किसी को कैसे मुझ पे जुल्म करने दे सकते हैं? क्यों अल्लाह, मैं ही क्यों, मेरा बाप ही क्यों? वो चीख रही थी, वो रो रही थी। उसका बाप मर गया था। ये गम, इसके बाप को कत्ल किया गया था। ये नासूर था और नासूर कभी ख़त्म नहीं होता। तो जी व्यूअर्स एंड रीडर्स, ये थी हमारे आज की 8वीं किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्त पसंद आएगी। चले जी, इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चले जी, इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।